थैंक यू। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट। सब लोग एक बार म्यूट रखेंगे एंड देन वी विल डिस्कस एट द एंड। हाय एवरीवन, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद आवर डायरेक्ट हिट सीरीज नेशनल अफेयर्स पार्ट 1। तो हमने इंटरनेशनल अफेयर्स के 2 क्लासेस कर लिए हैं, उसमें एक क्लास और होनी है जो कि वी विल डू ऑन सैटरडे। पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली जो भी अभी तक बचा हुआ है उसमें वी विल डू दैट। आज से हम लोग नेशनल अफेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं। दिस विल ऑल्सो गो इनटू 3-4 पार्ट। 3-4 पार्ट में हम ट्राई करेंगे कि मेजर मेजर जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएं। इसके बाद जो मिसलेनियस चीजें बचेंगी, जैसे आपका मई और जून का जो भी बचेगा करंट अफेयर्स पढ़ाने का, वो मैं लास्ट में एक बार जो मिसलेनियस की क्लास होगी उसमें कवर कर लेंगे सारी चीज़ों का, है ना। चाहे वो इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो, लास्ट के 2 महीने का वी विल कवर इन दैट। सो स्टार्ट करते हैं आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से। फर्स्ट इज अ न्यू चैप्टर इन इंडियाज न्यूक्लियर जर्नी। तो यहाँ पर प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो कलपक्कम में है, इट हैज अचीव्ड द फर्स्ट क्रिटिकलिटी ऑन 6 अप्रैल 2026। तो दिस इज a very important news which is with respect to the nuclear energy program of India। इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम आप सबको पता है, 3 स्टेज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है। इसमें ये जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ नोट कर लेंगे सब लोग अपने पीडीएफ। वंस फुली ऑपरेशनल, इंडिया विल बिकम ओनली द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर रशिया टू ऑपरेट अ कमर्शियल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछा जा सकता है, इंडिया विल बिकम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना। रशिया के अलावा बहुत सारी कंट्रीज ने इसको ट्राई किया है कमर्शियली प्रोड्यूस करने का, है ना, विद फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, बट दे हैव फेल्ड। तो इंडिया विल बिकम द सेकंड कंट्री। एक पॉइंट ये नोट करने वाली है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इट विल हेल्प इंडिया अचीव नेट जीरो एमिशन बाय 2070, जो पंचामित्रा गोल्स है ना। तो पंचामित्रा गोल्स को एक बार वापस से देखेंगे, है ना, जाके। दिस इज योर होमवर्क, है ना। गोल्स कह लें, टारगेट। ईयर आपके प्री में क्या पूछा था और एडीओ में भी क्या पूछा था, मिशन लाइफ के बारे में। तो इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट के जो भी डेवलपमेंट्स हैं, है ना, जो भी गोल्स हैं, उनको भी एक बार दिमाग में रखेंगे, सो दैट अगर उसको भी स्टेटमेंट बेस डाल दे तो हम गलत करके ना आए, है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ना। सो दिस इज वन थिंग। यहाँ पर एक और चीज याद रखेंगे, दिस इज रिलेटेड टू वेयर कलपक्कम, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कलपक्कम का ये है न्यूक्लियर पावर प्लांट। नेक्स्ट इज यहाँ पर जो इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है ना, यहाँ पर इसके डिटेल्स दिए गए हैं, यू कैन सी दिस। नंबर 1 स्टेज, है ना। 3 स्टेज ब्रीफली मैं बता देता हूँ, आप लोगों ने स्टैटिक पार्ट में पढ़ा होगा, साइंस एंड टेक में पढ़ा होगा। यहाँ पर आप लिखते चलेंगे ना। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है ना। फर्स्ट स्टेज इज व्हाट, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। इसमें जो आपका फ्यूल यूज होता है, फ्यूल इज व्हाट, यूरेनियम, है ना। मॉडरेटर इज व्हाट, है ना, हैवी वाटर, ठीक है। इन द, और इसका जो बाय प्रोडक्ट होता है ना, फर्स्ट स्टेज का जो बाय प्रोडक्ट होता है, इट इज व्हाट, प्लूटोनियम, ठीक है। ये याद रखेंगे। सेकेंड स्टेज जो है हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का, जो ये वाला केस है ना, TFBR एट कलपक्कम मार्क्स इंडियाज एंट्री इनटू दिस स्टेज। तो इस स्टेज की बात कर रहे हैं। सेकेंड स्टेज पे हमको ये क्रिटिकलिटी अचीव हुई है। तो सेकेंड स्टेज में जो हमारा फ्यूल है वो क्या है ना। सेकेंड स्टेज का फ्यूल इट इज प्लूटोनियम, है ना, प्लस यूरेनियम, ठीक है। 2 फ्यूल है। इसमें मॉडरेटर नहीं यूज होता है, ठीक है। सेकेंड स्टेज में मॉडरेटर यूज नहीं होता। थर्ड स्टेज जो है हमारा, है ना, यहां पर क्या यूज हो रहा है, फ्यूल थोरियम, ठीक है। सो अल्टीमेटली हमको इस स्टेज पे पहुंचना है, क्योंकि इंडिया के पास जो थोरियम के रिजर्व है वर्ल्ड का कितना है, 25% ना। इंडिया वास्ट थोरियम रिजर्व एज के लगभग 25% ऑफ वर्ल्ड, है ना, जो रिजर्व है इंडिया के पास है। इफ इंडिया यूजेस दिस, इंडिया विल बिकम एनर्जी डिपेंडेंट बाय 2070। और जो भी हम पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के लिए इसको यूज करना चाहते हैं, वो सारे टारगेट। ये 3 स्टेज आपको पता होने चाहिए, किसमें फ्यूल क्या है, किसमें मॉडरेटर क्या है ना। बेसिक्स साइंस के टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द वेरी बिग इंपॉर्टेंट न्यूज। यहाँ पर एक चीज और बोल रही है ना, ये जो पर्टिकुलर पावर प्रोग्राम है, इट इज कॉल्ड एज क्लोज न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल, है ना। क्लोज न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल का मतलब क्या है, कि जो पूरा का पूरा सिस्टम, स्टेज 1, 2, 3, इसमें जो भी स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल है, जैसे यहाँ पर आपका प्लूटोनियम निकल रहा है ना, ये प्लूटोनियम यूज कहाँ हो रहा है, सेकंड स्टेज में यूज हो रहा है। सेकंड स्टेज का जो आउटपुट निकल रहा है, वहां भी प्लूटोनियम निकल रहा है। तो अल्टीमेटली जो क्रिटिकलिटी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यही है ना। क्रिटिकलिटी इज द पॉइंट एट विच अ सस्टेन्ड एंड कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन बिगिंस, है ना। सस्टेनेबल होना चाहिए कि प्लूटोनियम यहां से जा रहा है ना, इट इज गिविंग मोर प्लूटोनियम आफ्टर द फिजन चेन रिएक्शन, है ना। सो अगेन सस्टेनेबल होना चाहिए और कंट्रोल्ड भी होना चाहिए ना। अनकंट्रोलेबल रिएक्शन हो जाएगा तो अगेन विल मूव इनटू डेंजर जोन, है ना। एट दिस स्टेज न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय फिजन इक्वल्स दोज लॉस्ट अब्जॉर्प्शन एंड लीकेज। तो अल्टीमेटली जो भी न्यूट्रॉन्स हम रिलीज करते हैं, है ना, इन द रिएक्शन, इनपुट देते हैं, उससे ज्यादा हमको आउटपुट मिलता है। सो दिस इज अगेन व्हाट इज क्रिटिकलिटी। बेसिक सा फंडा क्रिटिकलिटी का ये है यहाँ पर। और यहाँ पर हमारा
ये जो 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है, थोरियम के रिजर्व्स इंडिया में कहाँ है ना, कहाँ पर है? कैन समवन टेल मी वेयर आर इंडियाज थोरियम रिजर्व्स फाउंड? एनीवन? केरला। केरला केरला। सर। केरला के कौन से सैंड में? मोनोसाइट सैंड, ठीक है। मोनोजाइट सर। दूसरा, कुछ माइंस जो है इंडिया के, है ना, वो कौन कौन से माइंस इंपॉर्टेंट है यूरेनियम के लिए? कैन समवन टेल मी दैट? इंडिया का फर्स्ट माइन कौन सा है यूरेनियम का? एनीवन? जादूटोगा सर। जादूगोड़ा, ठीक है, झारखंड में। सो इंपॉर्टेंट माइंस यूरेनियम के, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तुमाला पल्ले एक माइन है, वो कहां पर लोकेटेड है? तुमाला पल्ले, है ना, जस्ट नोट इट डाउन, TUMA, ठीक है। दिस इज इन आंध्रा, ठीक है। और यहां पर लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व है इंडिया का, दिस इज इंपॉर्टेंट। और जितने भी माइंस हैं एक बार उसको मैप में देख लेंगे, दिस इज योर होमवर्क। दूसरा होमवर्क क्या है? ऑल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, है ना, जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इंडिया में, उनको मैप कर लेना है किस स्टेट में कौन सा है, ठीक है। कैन समवन टेल मी वेयर इज नारोरा? काइगा किस राज्य में है? कैगा इन कर्नाटका। काइगा कर्नाटक में। कर्नाटक में है, ठीक है। और नरोरा यूपी नरोरा यूपी में। यूपी में नरोरा से, यूपी में। ठीक है, राजस्थान। ठीक है, रावत भाटा राजस्थान में। तो ये जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इनके नाम अपने को याद होंगे। ये कोर ज्योग्राफी वाला पार्ट है ना, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज वाला जो आप पढ़ते हो एनसीईआरटी में भी दिया होगा, इंपॉर्टेंट मिनरल रिसोर्सेज वाले में, वहां पर हम ये कवर कर लेंगे, है ना। ये घटना चक्र में भी दिया हुआ है। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर न्यूज। और याद रखेंगे कलपक्कम है। दूसरा कौन सा है तमिलनाडु में न्यूक्लियर पावर प्लांट? कैन एनीवन से? कुडनकुलम। कुदनकुलम, ठीक है। उससे कंफ्यूज नहीं करेंगे ना, यहाँ ऑप्शन में कुदनकुलम भी दे दिया तो ये नहीं कि हम कलपक्कम की जगह वो मार करके आ गए। दिस इज बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, है ना, मोस्ट प्रोबेबली ये पूछा जा सकता है और इससे रिलेटेड स्टैटिक भी पूछा जा सकता है। तो दिस इज एवरीथिंग, है ना। जिसको रीड करना हो एक बार इसको आराम से रीड भी कर लेंगे और जो होमवर्क दिया है उसको प्रिपेयर भी कर लेंगे। अगेन यहाँ पर टोटल अभी एनर्जी कैपेसिटी कितनी है, न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी इंडिया की इंस्टॉल्ड, है ना, 8.78 गीगावाट। जिस जनरल फैक्ट याद रख लेंगे ना कि 8-9 के आसपास है। इंडिया में टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कितना कंट्रीब्यूट करता है? लगभग 3% अभी, है ना। और इंडिया ने लगभग, है ना, 18 कंट्रीज के साथ सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन फॉर पीसफुल पर्पस के लिए एग्रीमेंट साइन किया हुआ है ना। तो जब भी आप बायलैटरल रिलेशंस पढ़ते हैं ना, जब हम पढ़ेंगे बायलैटरल रिलेशन, अभी जैसे आज ही की बात है, शायद आज या कल की बात है, इंडिया कनाडा रिलेशन का भी एक लैंडमार्क डील साइन हुई है ना, ट्रेड डील साइन हुई है, उसमें ये यूरेनियम की भी बात की गई। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बात की गई है, कजाकिस्तान के साथ भी बात की गई है इंडिया की ना, सिविल न्यूक्लियर यूज के लिए, पर पीसफुल पर्पस के लिए। सो इंडिया हैज साइंड विद 18 कंट्रीज सो फार, है ना, सिविल न्यूक्लियर पर्पस के लिए, ठीक है। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब जो बायलैटरल रिलेशन पे हम आएंगे, जहां जहां ये चीज साइन हुई होगी रिसेंट के लास्ट के 1 साल में, वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो, है ना। जो भी इंपॉर्टेंट उसके बायलैटरल रिलेशन के पॉइंट्स होंगे वी विल डिस्कस दैट सेपरेटली। बट एज अ जनरल नॉलेज यहां पर ध्यान रखेंगे कि जो इंडिया यूरेनियम इंपोर्ट करेगा वो किस पर्पस के लिए करेगा? पीसफुल यूज के लिए। सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। और अब बैकग्राउंड थोड़ा सा इसका क्या है न्यूक्लियर एनर्जी का, लास्ट ईयर के बजट में ना, यूनियन बजट 2025-26 लास्ट ईयर पढ़ाया भी था, ये न्यूक्लियर एनर्जी मिशन लॉन्च किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इंडिया कोलैबोरेट किसके साथ कर रही थी लास्ट ईयर, है ना, बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए थे स्पेशली यूएस के साथ, है ना, टू मेक व्हाट स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स इन इंडिया, है ना। जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, दीज आर पोर्टेबल रिएक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी पर्पस के लिए यूज होगा एट रिमोट प्लेसेस, है ना, जैसे कि हमारे पहाड़ हो गए, जैसे हमारे दूर दराज के गांव हो गए, जो जंगल हो गया, इस तरीके के एरिया में, नॉर्थ ईस्ट हो गया ना, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। बिकॉज अगेन जो हमारे ये पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, कुदनकुलम बोल लो, चाहे जो भी आप बोल लो, अभी एग्जिस्टिंग है, दीज आर वेरी लाइक रिसोर्सफुल, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर अगर हम बना पाए तो क्या होगा? लोकलाइज्ड एनर्जी नीड्स को हम टैकल कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन वॉज लॉन्च, 20,000 करोड़ का आउटले था फॉर डिजाइन डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, सिग्नलिंग अ सीरियस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन इंडिजिनस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो याद रखेंगे न्यूक्लियर एनर्जी मिशन कौन से बजट में था? 25-26, है ना। इस बार के बजट को टिक नहीं करके आएंगे। दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। और इसमें एम क्या किया गया था? एम टू अचीव 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी बाय 2047। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 100 गीगावाट 2047 तक, ये याद रखेंगे। इसके अलावा जो और इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ना बाय गवर्नमेंट, है ना, एसएमआरस के लिए, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, एटलीस्ट 5 इंडिजिनस डिजाइंड एसएमआरस आर टू बी ऑपरेशनलाइज्ड बाय 2033, है ना। तो ये जो एसएमआर की यहां पर बात कर रहे हैं अंडर न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, इसका टारगेट है कि 2033 तक लगभग 5 हम ऐसे इंस्टॉल कर ले, ठीक है। इसके अलावा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, है ना, ये डेवलपमेंट कर रहा है किस चीज के लिए? नेक्स्ट जनरेशन रिएक्टर डिजाइन, जो इंक्लूड करेगा अगेन भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर BSMR 200, है ना, 55 मेगावाट का क्या SMR 50, है ना, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर 55, हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर। मतलब ये डिफरेंट तरीके के रिएक्टर्स पे रिसर्च और डेवलपमेंट करेगा कौन?
भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के लिए, बस इतना याद रखेंगे कि भारत सरकार क्या क्या कर रही है रिसेंटली विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर एनर्जी, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। देन शांति एक्ट, ये हम लोग डिटेल में करेंगे ना, शांति एक्ट को अलग से करेंगे। शांति एक्ट वाज पास्ड इन 2025, है ना, टू सपोर्ट द मिशन, टू कौन से मिशन को भाई, ये वाले न्यूक्लियर एनर्जी मिशन को सपोर्ट करने के लिए, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो आप देख लो किस चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्म इंडिया कैसे होगा, हमारी जो एनर्जी की नीड्स को पूरा करेगा ये न्यूक्लियर, है ना। दिस एक्ट कंसोलिडेट्स एंड मॉडर्नाइजेस इंडियाज न्यूक्लियर लीगल फ्रेमवर्क। तो जितना भी न्यूक्लियर फ्रेमवर्क था, लीगल फ्रेमवर्क था, उस चीज को ये कंसोलिडेट करेगा। तो इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे एक्ट्स और पॉलिसीज को जब हम एक साथ कवर करेंगे। तो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट यहाँ पर, ये सब आप खुद से पढ़ सकते हैं। दिस इज कंप्लीटली पीआईबी, है ना, पूरा पूरा पीआईबी से लिया हुआ है, ताकि इसमें से कुछ भी फैक्ट पूछ ले आप आराम से वहां पर कर पाए। बिकॉज रिसेंट जो ट्रेंड देख रहे हैं अभी एग्जाम्स में, उसमें क्या हो रहा है, सीधा सीधा वो पीआईबी से कुछ कुछ स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, और अगर एक भी स्टेटमेंट नहीं आता है हमको जो पीआईबी में दिया हुआ है, तो वो गड़बड़ हो जाती है। सो दिस इज अगेन few things, है ना, why India must have nuclear energy. Next important topic in this particular national affair is this Prahar, है ना। Prahar is what? It is the first ever counter terrorism policy launched by Ministry of Home Affairs, है ना। This is very very important, इसको याद रखेंगे। Ministry of Home Affairs ने इसको रिलीज किया है, फर्स्ट एवर काउंटर टेररिज्म पॉलिसी नेम्ड एज प्रहार, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे कि गवर्नमेंट ऑफ मंडे अनवील्ड कंट्रीज फर्स्ट एवर एंटी टेरर पॉलिसी, एलिवेटिंग इट्स प्रोएक्टिव एंड इंटेलिजेंस गाइडेड अप्रोच to the level of a doctrine which focus apart from persisting threats of hostile neighbors, deploying terror on the new challenges of terrorism using modern communication devices and criminal network। तो ये क्या बोल रहा है कि अब जो ये जो हमारा फर्स्ट एवर काउंटर टेररिज्म डॉक्ट्राइन है, ये बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल टेररिज्म को डील करेगा। एक्सटर्नल तो हमको पता ही है, हॉस्टाइल नेबर्स हैं हमारे, है ना, चाइना है, पाकिस्तान है, दीज आर व्हाट आर हॉस्टाइल नेबर्स। बट इसके अलावा भी जो नए चैलेंजेस इमर्ज हो रहे हैं ना, मॉडर्न कम्युनिकेशन डिवाइसेस को यूज करके, क्रिमिनल नेटवर्क्स को यूज करके, जैसा हमने अभी देखा था कि इसमें व्हाइट कॉलर टेररिज्म वाला जो अटैक दिल्ली में हुआ, तो उस तरह की टेररिज्म को भी टैकल करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव काउंटर टेररिज्म पॉलिसी भारत सरकार लेके आई है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। इसका जो एक्रोनिम है ना, प्रहार का, यू कैन सी, है ना, सारे एक्रोनिम यहाँ पर है, इसको एक बार रीड कर देंगे। प्रिवेंशन, है ना, प्रोएक्टिव मेजर्स डिजाइन टू स्टॉप सिक्योरिटी थ्रेट्स बिफोर दे मैटेरियलाइज। तो प्रोएक्टिव रहना, प्रिवेंशन करना है ना, दिस इज द फर्स्ट थिंग। प्रहार का पी का मतलब रिस्पॉन्स, है ना, इंप्लीमेंटिंग इमीडिएट एंड इफेक्टिव एक्शन ड्यूरिंग एक्टिव सिक्योरिटी इंसिडेंट। तो अगर कुछ हो जाता है तो रिस्पॉन्स हमारा कितना क्विक है, उस चीज पे फोकस किया गया है इस चीज में। एग्रीगेशन ऑफ कैपेबिलिटीज, कंबाइनिंग ग्लोबल रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज टू क्रिएट अ यूनिफाइड सिक्योरिटी फ्रंट। अब क्या होता है कि कई बार जब इस तरीके के इंसिडेंट्स होते हैं तो हमारे पास जो सिक्योरिटी के अपैरेटस है ना, वो इधर उधर बिखरे हुए होते हैं ना, कुछ लीगल चैलेंजेस होते हैं, कुछ हमारे इंटरनेशनल लेवल पे चैलेंजेस होते हैं, उनको भी एग्रीगेट करना है इस पर्टिकुलर पॉलिसी के तहत, ताकि सारी चीजें स्मूथ हो। अगर कोई टेररिस्ट एक्ट हुआ है तो वी कैन टेक द रिस्पॉन्स इमीडिएटली एंड देन वी कैन एक्ट ऑन दैट इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। कोऑर्डिनेशन में इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जरूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ नेशनल प्लेयर्स होंगे, है ना। अगर कोई अटैक परपेट्रेटेड है बाय पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से कैसे हमको उस चीज को निपटना है थ्रू इंटरनेशनल लॉज ऑल्सो, उसको भी इसमें इनकॉर्पोरेट करना है ना, कंबाइनिंग ग्लोबल रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। देन यू हैव अटेन्यूएशन ऑफ रेडिकलाइजेशन। तो रेडिकलाइजेशन जो हो रहा है उसको धीरे धीरे कम करना है, रिड्यूसिंग द स्प्रेड एंड इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज विद इन पॉपुलेशन। तो इसको भी कंटेन करना है। देन अलाइनिंग इंटरनेशनल कॉपरेशन, अभी एक्सप्लेन कर दिया। सिंक्रोनाइजिंग एफर्ट्स बिटवीन नेशंस टू एंश्योर सीमलेस क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी, है ना। रिकवरी, फोकस ऑन रिस्टोरिंग स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म रेजिलियंस फॉलोइंग द सिक्योरिटी इवेंट। तो यहां पर हमको ये सारा एक बार देख लेना है ना, इससे आपको क्या पता ये पूछ ले कि भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले तो आप यहाँ पर कर पाओ इसको, है ना। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक और चीज है, नक्सलिज्म का एंड बाय 31 मार्च 2026। हम लोग इसको अगले वाले में कवर कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि इसमें डिस्ट्रिक्ट्स को भी इंक्लूड कर लें, और जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स है ना, उसको भी इंक्लूड कर लिया जाए उसमें। आफ्टर 31 मार्च क्या क्या हो रहा है वहां पर, स्पेसिफिक किस लोकेशन से, है ना, जो सरेंडर्स हुए हैं नक्सलाइट्स के, वो भी हम कवर कर लेंगे। तो एक बार में उसको कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड इज न्यू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स विच वर नोटिफाइड इन जनवरी 2026, और ये इन फोर्स कब से आ रहा है, 1 अप्रैल 2026। तो अगेन इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज है ना। स्पेसिफिकली अगर इंडिया कुछ कर रहा है ना, इंडिया की जो एजेंसीज हैं वो कुछ कर रही हैं, कुछ बड़ा एफर्ट है, पॉलिसी लेवल का एफर्ट है, तो वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो बहुत इजी क्वेश्चन पूछेगा, डोंट वरी अगर आया भी तो बीपीएससी में,
बट स्टिल यू शुड नो फ्यू बेसिक थिंग्स, है ना। तो इसमें सबसे पहली बात क्या है कि जो हमारा इससे पहले का कानून था वो कब का कानून था, 2016 का, ठीक है। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स था 2016 का था, उसको अब हटा के नया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल नोटिफाई किया गया है, 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुका है। अब इसमें कुछ बातें मैंडेटरी की गई है ना, तो 4 स्ट्रीम्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट एट सोर्स हैज बीन मेड मैंडेटरी, है ना। दिस इज फर्स्ट थिंग। न्यू रूल्स प्रोवाइड फॉर इन्वायरमेंटल कंपनसेशन फॉर वायलेशन बेस्ड ऑन पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल। तो अगर आप पॉल्यूशन कर रहे हो, कोई इंडस्ट्री है वो पॉल्यूशन कर रही है, तो वो पे करेगी, है ना। सो दिस इज व्हाट पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल मींस, कि पॉल्यूटर पे करेगा rather देन सरकार और सिटीजन्स, है ना। हमारे ऊपर बिल क्यों फटे उस चीज का, अगर कोई इंडस्ट्री पॉल्यूट कर रही है किसी नदी को तो उसको पे करना पड़ेगा। तो पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल अगर वॉलेट होता है यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो इट हैज टू पे इन्वायरमेंटल कंपनसेशन फॉर वायलेशन। फिर इसमें ऑनलाइन ट्रैकिंग, अब ये जो 4 स्ट्रीम्स है ना, चार स्टेजेस है सेग्रीगेशन के, यहाँ पर ऑनलाइन ट्रैकिंग मॉनिटरिंग भी लाई जा रही है ना। सो दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स, यहाँ पर डिटेल में देखते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, है ना, सुपरसीड कर रहा है किसको, 2016 के रूल्स को, और ये रूल नोटिफाई किया गया है किस एक्ट के तहत, है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो जस्ट रिमेंबर कि ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है ना, वो किसके अंदर आए हैं, वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत आए, ठीक है। इंप्लीमेंट फुल इफेक्ट में कब से है, 1 अप्रैल 2026 से, है ना। रिवाइज रूल क्या कर रहा है, इंटीग्रेट प्रिंसिपल्स ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी एंड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अ स्पेशल फोकस ऑन एफिशिएंट वेस्ट सेग्रीगेशन एंड मैनेजमेंट। तो अल्टीमेटली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का रूल क्या है ना, कि हम जो वेस्ट है उसको एफिशिएंटली अलग अलग कर ले, उसको मैनेज कर ले ना। आप ये देखते होगे सब कचरा जाके एक जगह फेंक देते हैं, सॉलिड का पता नहीं, वेस्ट का पता नहीं, है ना, हजार्डस का पता नहीं। तो अल्टीमेटली क्या करना है, एफिशिएंट वेस्ट सेग्रीगेशन करना है। वेस्ट को सेग्रीगेट अगर हमने एफिशिएंटली कर लिया तो हम सर्कुलर इकोनॉमी के प्रिंसिपल को एक्टिवेट कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि भाई जो हम सस्टेनेबल प्रोड्यूस करें, है ना, सबसे पहला सर्कुलर इकोनॉमी का रूल क्या है, सस्टेनेबल प्रोडक्शन, है ना, प्रोड्यूस करेंगे फिर रिसाइकिल करेंगे, है ना, फिर रीयूज करेंगे। तो ये हमारा रिसाइकल रीयूज प्रोड्यूस वाला जो साइकिल है सस्टेनेबल, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेटिंग द सर्कुलर इकोनॉमी, है ना, जिसमें हम वेस्ट को मिनिमाइज करेंगे और प्रोडक्शन को और एफिशिएंट और सस्टेनेबल बनाएंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पर क्या है, कीवर्ड क्या है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, लेट से कि अगर आपके पास मोबाइल है ना, लेट से आपके पास सैमसंग का मोबाइल है, अब सैमसंग के मोबाइल में जो बैटरीज हैं अगर उससे कोई हजार्डस केमिकल लीक हो रहा है, तो वो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा कंपनी के, कि जैसे ये प्रोडक्ट का लाइफ एंड हो आप उसको डिस्पोज खुद से कर ले, आप कंज्यूमर से उसको खरीदें और डिस्पोज करें। तो दिस इज व्हाट एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करने के बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट। सो ईपीआर अगर पूछ ले इज रिलेटेड टू व्हाट, तो हमेशा ध्यान में रखेंगे इट इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। सो यहां पर बेसिक सी बात ये हो गई, है ना, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल फॉर नॉन कंप्लायंस इन केस ऑफ ऑपरेशन विदाउट रजिस्ट्रेशन, फॉल्स रिपोर्टिंग, सबमिशन ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट, मतलब ये सारे प्रैक्टिसेस हैं जिनके लिए ये पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल एक्टिवेट हो जाता है ना। CPCB will prepare the relevant guidelines while state pollution control board and pollution control committees will levy the environmental compensation. Very very important, ठीक है। अगर आपसे स्टेटमेंट बेस पूछ ले कि ये कौन करेगा, है ना, गाइडलाइंस कौन बनाएगा, तो जस्ट रिमेंबर CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो राज्य सरकार के अंदर आती है, वो क्या करेंगी, इन्वायरमेंटल कंपनसेशन, यही सब जो कंपनसेशन लेगा, फाइन्स लेवीज और ये सारी चीजें स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास जाएंगी। तो यहाँ पर 4 स्ट्रीम में सेग्रीगेट करने की बात की गई है एट सोर्स, है ना। कौन करेगा भाई, हाउस होल्ड्स, है ना, हाउस होल्ड्स, ठीक है, प्लस ऑर्गेनाइजेशंस ना, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस और हाउस होल्ड के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है कि इनको 4 स्ट्रीम में सेग्रीगेट करना होगा वेस्ट सोर्स पे, है ना। नंबर 1 इज वेट वेस्ट। वेट वेस्ट में ये सारी चीजें इंक्लूडेड है, एक बार देख लेंगे ना, ये किचन वेस्ट, वेजिटेबल, फ्रूट पील, मीट, फ्लावर एक्सेट्रा, है ना, विच शैल बी कंपोस्टेड और प्रोसेस्ड थ्रू बायोमिथेनेशन, है ना, एट द नियरेस्ट फैसिलिटी। तो इसमें फैसिलिटीज क्रिएट करने की बात की भी नीचे देखते हैं कि अलग अलग जगह, जैसे सेंटर नहीं कबाड़ी वाले की दुकान होती है, उसी तरीके से सरकार भी बोल रही है कि अब आप ऐसे वेस्ट के फैसिलिटीज भी क्रिएट करेंगे। तो वहां पर जाके जब सेग्रीगेट होगा तो वहां पर कॉम्पोस्ट करने का थ्रू बायोमिथेनेशन फैसिलिटी भी होना चाहिए। तो वेट वेस्ट का यहाँ पर निस्तारण हो जाएगा। फिर यहाँ आते हैं ड्राई वेस्ट, है ना। ड्राई वेस्ट में क्या आ जाएगा, प्लास्टिक, पेपर, मेटल, ग्लास, वुड, रबर एक्सेट्रा शैल बी ट्रांसपोर्टेड टू मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज फॉर सॉर्टिंग एंड रिसाइकलिंग। तो अब यहां ध्यान रखेंगे वेट वेस्ट कहां जा रहा है ना, थ्रू बायो एट द नियरेस्ट फैसिलिटी, और ये जो ड्राई वेस्ट कहां जा रहा है,
टू मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी। अब ऑब्वियस सी बात है ना कि जब कोई मेटल होगा, ये मेटल ड्राई वेस्ट है, अब मेटल को तो एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ना इसमें से, जो भी इसका वेस्ट वहां से निकालना पड़ेगा। लाइक लेट्स से कि एसी, अपना खराब एसी ला के दे दिया है ना, अब उससे जो भी मटेरियल निकलेगा, कॉपर निकलेगा, वो सब निकलेगा, वो कहाँ निकलेगा? मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी पे फॉर सॉर्टिंग, है ना, एंड रिसाइकलिंग। अब यहाँ से ये ड्राई वेस्ट रिसाइकिल होगा। तीसरा कैटेगरी क्या है? सैनिटरी वेस्ट का, इंक्लूड्स यूज्ड डायपर्स, सैनिटरी टॉवल्स, टैम्पून्स, कॉन्डोम्स एक्सेट्रा, विच शैल बी सिक्योरली रैप्ड एंड स्टोर्ड सेपरेटली, है ना, इसको अलग से रखना पड़ेगा। स्पेशल केयर वेस्ट इंक्लूड्स पेंट कैंस, है ना, बल्ब्स, मरकरी, मतलब स्पेशल केयर इसमें जिसमें कि हजार्ड चीजें हैं ना, जैसे मरकरी हो गया, मरकरी थर्मोमीटर हो गया, मेडिसिन में बहुत अलग अलग केमिकल्स होते हैं, इनको स्पेशल केयर वेस्ट में कैटेगराइज किया गया। तो बिल्कुल ये याद रखेंगे, 4 कैटेगरी ऑफ वेस्ट: वेट, ड्राई, सैनिटरी वेस्ट, स्पेशल केयर वेस्ट। इसके अलावा कुछ भी दे दे उसको टिक नहीं करना है ना, कि इन दिस ईयर, ये ना, इन द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 दिस कैटेगरी हैज बीन इंक्लूडेड, उसमें एक कैटेगरी कुछ और दे दे, तो बस रिमेंबर करना है कि 4 कैटेगरी दिए गए। अब इसमें, है ना, डेफिनेशन दिया गया है किसका? बल्क वेस्ट जनरेटर का। तो अभी हमने बोला कि हाउस होल्ड के लिए और जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए तो क्या है, ये सेग्रीगेशन एट सोर्स है। अब इसमें बोला गया कि बल्क वेस्ट जनरेटर कौन है? जिसके पास फ्लोर एरिया हो 20,000 स्क्वायर मीटर का या उससे ज्यादा, है ना, मतलब उसका जो ऑपरेशन एरिया है वो एरिया कितना होना चाहिए, है ना, 20,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा। उसका जो पानी का कंजम्पशन होना चाहिए 40,000 लीटर से ज्यादा या उसके बराबर पर डे का, है ना, और सॉलिड वेस्ट जनरेशन ऑफ 100 केजी पर डे और मोर। तो ये 3 क्राइटेरिया है, इनको हम कैटेगराइज कैसे करेंगे? बल्क वेस्ट जनरेटर में, है ना। इसके अंदर कौन कौन आ जाएगा? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, लोकल बॉडीज ऑफ म्युनिसिपल कमिटीज, कॉर्पोरेशन हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयूज जो हैं, इंस्टीट्यूशंस है, स्कूल, कॉलेजेस, ये वो, है ना, कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एंड रेसिडेंशियल सोसाइटीज अमंग अदर्स। तो ये बल्क वेस्ट जनरेटर की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब इनको क्या करना है? मस्ट इंश्योर दैट द वेस्ट जनरेटेड बाय देम इज कलेक्टेड, ट्रांसपोर्टेड, प्रोसेस्ड इन एन एनवायरमेंटल साउंड मैनर। अब इनके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी गई क्या? कलेक्शन भी आप ही करेंगे, ट्रांसपोर्ट भी आप ही करेंगे, प्रोसेस भी आप ही करेंगे एनवायरमेंटली साउंड मैनर में, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है? द रूल्स ऑल्सो अलाउज फॉर द लेवी ऑफ यूजर फीस ऑन वेस्ट जनरेटर एज पर द बाय लॉज ऑफ द लोकल बॉडी, है ना। यहाँ पर आप फीस भी ले सकते हो जो आपके लोकल कानून, बाय लॉज मतलब लोकल बॉडीज के जो कानून है उसके अकॉर्डिंग। द न्यू रूल्स आर ऑल्सो इंट्रोड्यूस एक्सटेंडेड बल्क वेस्ट जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो अब ऊपर हमने देखा था क्या, है ना, ये जो प्रिंसिपल है हमारा एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब यहां पर क्या कर दिया? एक्सटेंडेड बल्क वेस्ट जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन जनरेट कर रहा है भाई? ये एक्सटेंडेड बल्क वाला। तो एक्सटेंडेड बल्क वेस्ट जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी विच, है ना, अंडर विच बल्क वेस्ट जनरेटर्स आर मेड अकाउंटेबल फॉर सॉलिड वेस्ट जनरेटेड बाय देम, ठीक है। अगर कोई बड़ी सी कंपनी है वो वेस्ट जनरेट कर रही है, उसके ऊपर ये ना, वो अपना काम भी कर रही है, लेट्स से कि कुछ मैन्युफैक्चर कर रही है, साथ साथ उसके साथ वेस्ट भी जनरेट हो रहा है, सॉलिड वेस्ट, तो उसके ऊपर एक्सटेंडेड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लग जाएगी ना कि आप प्रोडक्ट तो बना ही रहे हो, है ना, आप अपना काम तो कर ही रहे हो, लेकिन जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हो। एक्सटेंड कर रही है ना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल। बल्क वेस्ट जनरेटर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोसेस वेस्ट ऑन साइट। याद रखेंगे कहां पर? कि जहां पर भैया आपका ये ऑफिस बना है, गोदाम बना है, जो भी है ना, ऑफिस बना है, यहां पर आपको एक वेट वेस्ट के लिए फैसिलिटी बनानी पड़ेगी, है ना, एज फार एज पॉसिबल, और ऑब्टेन एन एक्सटेंडेड बल्क वेस्ट जनरेटर सर्टिफिकेट, है ना, वेयर ऑन साइट प्रोसेसिंग इज नॉट फीसिबल। तो आपको वेट वेस्ट को क्या करना होगा? उसी साइट पे इसको प्रोसेस करना होगा, अदरवाइज आप एक सर्टिफिकेट लो ये वाला, अगर आपके पास ऑन साइट प्रोसेसिंग की फीसिबिलिटी नहीं है तो, मतलब आप वो काम किसी और से करवाओगे, आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा। दिस फ्रेमवर्क एम्स टू स्ट्रेंथन वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एज बल्क वेस्ट जनरेटर अकाउंट फॉर नियरली 30% ऑफ टोटल वेस्ट जनरेशन, ठीक है। तो बल्क वेस्ट जनरेटर पे क्यों फोकस है? क्योंकि 30% जो सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है पूरे देश में, वो कौन कर रहा है? ये बल्क वेस्ट जनरेटर्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी इससे रिलेटेड। अब इसमें सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल क्रिएट किया जाएगा ना, जो ताकि हम सारी चीजें ट्रैक कर सकें। तो ये एक सिंपल सी बात है, इसमें नथिंग इंपॉर्टेंट। दूसरा यहां पर है ना, मटेरियल रिकवरिंग फैसिलिटी, जो ऊपर यहां देखा था मटेरियल रिकवरिंग फैसिलिटी, वो यहां पर आ गया है ना। सो इसमें क्या है ना, अंडर द रिवाइज्ड रूल्स लोकल बॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन, सेग्रीगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट इन कोऑर्डिनेशन विद material recovery facility, which may also act as deposition point for e-waste, special care, sanitary and other waste for further processing. MRFs has been formally recognized as facilities for sorting of solid waste, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ वेट वेस्ट का हमने देखा था, सॉलिड वेस्ट के लिए क्या देखा था, है ना, ड्राई वेस्ट कहाँ जाएगा? ट्रांसपोर्टेड टू मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज फॉर सॉर्टिंग एंड रिकवरी।
तो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी किस चीज के लिए स्पेसिफिक है? इट इज फॉर सॉलिड वेस्ट, है ना। तो यहाँ पर ये देखेंगे आप, ड्राई वाला की तरह जो है ना, लोकल बॉडीज रिस्पॉन्सिबल होंगी, है ना, लोकल बॉडीज कोऑर्डिनेट करेंगी इन मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज के साथ। और ये जो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है, ये डिपोजिशन पॉइंट किसके लिए और एक्ट करेगा? ई वेस्ट के लिए, स्पेशल केयर वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट एंड अदर वेस्ट स्ट्रीम्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसी में लोकल बॉडीज एनकरेज किया जा रहा है टू जनरेट कार्बन क्रेडिट्स के ना, अगर आप कार्बन इससे एमिशन रोक रहे हो तो आप कार्बन क्रेडिट्स भी बेच सकते हो टू द कंपनीज और जो भी यहां पर मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज को खोलेंगे। एक और इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है यहां, रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल ना, आरएफडीज बाय इंडस्ट्रीज। द न्यू रूल्स डिफाइन आरएफडी एज फ्यूल produced by shredding and dehydrating municipal solid waste with high calorific value primarily consisting of नॉन रिसाइकलेबल प्लास्टिक, पेपर, टेक्सटाइल। तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो फ्यूल बनाती हैं कंपनीज, है ना, जो भी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट वाली कंपनीज होती हैं, ये अल्टीमेटली क्या करेंगी? अब यहां से कलेक्शन हो गया, वेस्ट का कलेक्शन हो गया, अब ये प्रोसेस होकर कहीं तो जाएगा ना प्लांट में इसको एनर्जी बनने के लिए। अल्टीमेटली सेग्रीगेट क्यों कर रहे हैं? वेस्ट टू एनर्जी की बात ही क्यों कर रहे हैं, है ना। तो ये रीयूज्ड डिराइव्ड फ्यूल जो है ना, जो भी कंपनीज यहां पर बनाएंगी, दिस शुड बी हाई कैलोरीफिक वैल्यू, जो किससे निकले? नॉन साइक्लेबल प्लास्टिक, पेपर, टेक्सटाइल से। जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स इसको बना रही है ना, दैट करंटली यूज सॉलिड फ्यूल हैव बीन मैंडेटेड टू रिप्लेस इट विद आरडीएफ, है ना। तो जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट, सीमेंट प्लांट हो गया, चाहे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, जो भी सॉलिड फ्यूल का यूज करते हैं, उनको इससे रिप्लेस करना होगा। द फ्यूल सब्स्टिट्यूशन रेट विल इंक्रीज फ्रॉम 5% टू 15% ओवर अ 6 ईयर पीरियड। मतलब इनको बोल रहा है कि अभी आपका जो करंट 5% का ये यूज है ना, आरएफडी अभी 5% अगर आपको मैंडेटेड है यूज करने का, टोटल जो आप एनर्जी यूज कर रहे हो उसको 15% पे लेके जाना है अगले 6 सालों में। सो दिस इज व्हाट अबाउट रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल। इसके बाद यहां पर है ना कुछ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन हिल एरियाज एंड आइलैंड्स के लिए भी बताया गया है ना। स्पेशल प्रोविजन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन हिली एंड island areas. This includes a levy of user fees on tourism and regulation of tourism inflow by local authorities based on available waste management facilities. तो यहाँ पर टूरिस्ट के इनफ्लो को है ना, या उस पे यूजर फीस भी लगाया जा सकता है टू रेगुलेट दीज थिंग्स इन दैट पर्टिकुलर हिल एरिया और आइलैंड। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ है, रूल ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल कमिटीज, है ना। तो इस पर्टिकुलर रूल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के तहत सेंट्रल और स्टेट लेवल की कमिटीज भी बनाई गई है। स्टेट लेवल और यूनियन टेरिटरी के लेवल पे कमिटी चेयर्ड बाय द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन शैल रिकमेंड मेजर्स टू द सीपीसीबी फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स। तो स्टेट लेवल पे कौन चेयर करेगा? चीफ सेक्रेटरी स्टेट के या हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरी। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें बेसिक बेसिक बातें याद रखेंगे, आने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं इसके। 10 साल बाद आया है ना, तो दिस इज इंपॉर्टेंट मूविंग फॉरवर्ड, है ना। सर इसका ग्लोबली भी तो ऐसा अदर एग्जांपल है, जैसे कि ग्रीन सर्टिफिकेट या फिर कार्बन क्रेडिट। हाँ हाँ, तो सर ये नेशनल लेवल पे है, वो ग्लोबली है ऐसे? नहीं समझा, ग्लोबल नेशनल लेवल पे क्या है? सर ये इनिशिएटिव जो है नेशनल लेवल पे है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, और ऐसे बिल्कुल। ग्लोबल पे भी है सर, ग्रीन सर्टिफिकेट या कार्बन क्रेडिट। सर ये इसी का एग्जांपल होगा ना? नहीं नहीं, वो भी ग्रीन example देखो, होगा। ग्रीन सर्टिफिकेट और कार्बन क्रेडिट है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ओके सर। भाई कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मेरी इंडस्ट्री है, ठीक है, और मैं यहाँ पर कार्बन उत्सर्जन कर रहा हूँ, तो उसमें था कि 1 टन समथिंग कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको रोकने के लिए कुछ ऐसा था हाँ कि ठीक है ना, कार्बन क्रेडिट वही मैं बोल रहा हूँ ना कि हमको क्या करना पड़ेगा। सरकार हमको बोल रही है कि भैया आप टेक्नोलॉजी लगा लीजिए, अल्टीमेटली हमको क्या करना है? पॉल्यूशन को कम करना है। तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट खरीद लेंगे, या हमने ज्यादा पॉल्यूशन किया या हमने कम पॉल्यूशन किया तो हम दूसरे को क्रेडिट बेच देंगे। अगर हमने कुछ टेक्नोलॉजी चेंज करके अपनी इंडस्ट्री में पॉल्यूशन कम किया तो हम सरकार के पास जाएंगे, हम कार्बन क्रेडिट खरीद लेंगे, हम उसको ट्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट अलग है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल क्या है कि आप कोई भी नियम तो लाओगे ना, सॉलिड वेस्ट कैसे मैनेज होगा देश में, यस सर। है ना। ये उस चीज के लिए, तो इसमें भी वो प्रिंसिपल्स आ रहे हैं, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल आ रहा है ना, और ये सारी जो भी नॉर्मल प्रिंसिपल्स हैं एनवायरमेंट के, वो सब इसमें भी लगेंगे। क्लियर हुआ अभी? यस सर। Okay, तो नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन किया गया है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी, ठीक है। ईएनपीओ करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रिप्रेजेंट करती है 6 ट्राइब्स को ईस्टर्न नागालैंड के, है ना। ईस्टर्न नागालैंड से रिलेशन है इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट का। सो ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे।
दिस इज एन हिस्टोरिक एग्रीमेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाके 65th या 66th में दे हैव आस्क्ड सिमिलर थिंग अबाउट नागालैंड। उस समय भी एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, उसमें पूछा था कि किसके साइन किए गए थे, है ना, इफ यू विल रिमेंबर। तो दिस इज एन हिस्टोरिकल एग्रीमेंट, ईस्टर्न नागालैंड के लिए है, याद रखेंगे वेस्टर्न नागालैंड नॉर्दर्न नागालैंड टिक करके नहीं आएंगे। बेसिकली फॉर्मेशन किसका करना है, फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी, है ना, फॉर 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नागालैंड, जो कि लाई कर रहा है ईस्टर्न नागालैंड में। इसमें क्या होगा, पावर रिलेटेड टू 46 सब्जेक्ट विल बी ट्रांसफर टू द एफएनटीए, है ना, इसको सरकार ट्रांसफर करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। A fixed amount will be allocated every year and the Union Ministry of Home Affairs will also bear the initial establishment expense। तो इसको गठन करने के लिए जो भी खर्चा लगेगा, है ना, उसका जो भी फिक्स्ड अमाउंट आएगा वो भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बियर करेगी इनिशियली फॉर द एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर। डिटेल में देखते हैं ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीमेंट किस किस के बीच में साइन किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन। तो दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन which is the apex body representing 8 recognized Naga tribes of 6 eastern districts of Nagaland। और ये साइन कहां पर हुआ था, न्यू दिल्ली में, है ना, ये भी याद रखेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ होम मिनिस्टर, यहां पर होम मिनिस्टर भी थे, है ना। एग्रीमेंट विल पेव द वे फॉर क्रिएशन ऑफ फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी फॉर 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नागालैंड, है ना, सुंगसांग, मॉन, खीप्री, लोंगलेंग, नोकलाक एंड समातोर, एंड डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स इन रिस्पेक्ट टू 46 सब्जेक्ट्स टू द एफएनटीए, है ना, जो ये है। तो बेसिकली ये 6 डिस्ट्रिक्ट नाम याद नहीं रखना है, बस एक बार देख लेंगे कि ये कहां पर है ना। दिस इज इन ईस्टर्न नागालैंड, दिस इज इंपॉर्टेंट, ईस्टर्न नागालैंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पर गलत टिक करके नहीं आएंगे। अब इसमें इस एग्रीमेंट में मिनी सेक्रेटेरिएट बनाने की बात की गई है ना, तो यहां पर मिनी सेक्रेटेरिएट बनेगा, दिस इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये बोल रहा है यहां पर एक चीज, हाउएवर दिस एग्रीमेंट डज नॉट अफेक्ट इन एनी मैटर व्हाटसोएवर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 371A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बोल रहा है कि ऐसा ना समझें आप कि ये एग्रीमेंट जो हुआ है ना, वो आर्टिकल 371 को डिस्टर्ब करेगा, है ना, उसको किसी भी मैनर में पे लाइक इफेक्ट करेगा, इंपैक्ट करेगा। तो आर्टिकल 371A क्या है, किसी कैन एनीवन टेल मी, आर्टिकल 371A किस चीज से रिलेटेड है, नागालैंड स्पेशल, हाँ, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू नागालैंड, और है ना बीपीएससी में भी आप देखोगे पीवाईक्यू में 371 है ना, उससे रिलेटेड सब पूछा हुआ है। तो 371A क्या बोलता है कि भाई आप नागालैंड में कोई भी साउंड का इशू आ रहा है। अभी आ रही है आवाज। तो यहाँ पर 371A क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी आपको चेंजेस करना होगा नागालैंड के सोशल कल्चरल और उसके कॉन्टेक्स्ट में, तो आप पार्लियामेंट से नहीं कर सकते विदाउट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो दिस इज ग्रांटिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर द स्टेट ऑफ नागालैंड। ये पर्टिकुलर जो एग्रीमेंट है इस आर्टिकल 371 के प्रोविजंस को इंपैक्ट नहीं करेगा, है ना। अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए और उसमें बोल दे कि दिस एग्रीमेंट विल इंपैक्ट, है ना, कि दिस एग्रीमेंट विल मॉडिफाई द प्रोविजन, म्यूट करके रखो एवरीवन, प्लीज म्यूट। ओके, सो दिस इज डन आई गेस, है ना। तो यहाँ पर ये कर लिया। और नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, चिकन नेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर। अभी यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ है, उसमें भी आपने देखा होगा कॉप्स 33 का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कॉप्स 30 है ना 4 का हेडक्वार्टर कहाँ है, कॉप्स 5 कहाँ है ना। तो इस तरीके से मैच द फॉलोइंग पूछा गया है, ये किसी कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है, ऐसे रैंडमली नहीं पूछा गया था। तो यहाँ पर न्यूज क्या है ना, रिसेंटली अगर आप देखोगे जब से बिहार बंगाल का इलेक्शन अनाउंस हुआ था, उसके बाद से होम मिनिस्टर कई बार वहां पर जा चुके हैं टू रिव्यू द सिचुएशन। और इसके बाद काफी बार बात हो गई थी कि चिकन स्नैक को, या जो वेस्ट बंगाल का सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसको भारत सरकार अपने अंदर कर लेगी या बिहार में मर्ज कर देगी, ऐसी भी बात चल रही थी 2-3 महीने पहले, जब होम मिनिस्टर हमारे किशनगंज गए थे। तो किशनगंज गए थे, वहां पर क्या चीज के लिए गए थे, वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। बट जो पहली न्यूज है विद रिस्पेक्ट टू दिस, की जो सरकार है ना, जो वर्ल्ड वॉर 2 के एरा के स्टेप्स है उनको रिवाइव करने की बात चल रही है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट ना। तो अ स्मॉल पार्ट ऑफ इंडियाज मैप रिफर्ड टू एज चिकन स्नैक is deemed to be national strategic lifeline. Recently, West Bengal government handed over the management of several crucial highways in the area directly to the central government. तो पहला न्यूज क्या है, नेक और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जितने भी इंपॉर्टेंट हाईवेज हैं ना, 7 हाईवेज, अब किसको दे दिया गया है, डायरेक्टली टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन अब इसको हैंडल करेगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। पहले ये राज्य सरकार की पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हैंडल करती थी। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। दूसरा है कि यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 एरा के जो भी स्ट्रिप्स हैं, एयर स्ट्रिप्स हैं, उनको एक्टिवेट किया जाएगा, जो भी अब अबैंडन कर दिए गए थे पहले, ताकि हमारी हेलीकॉप्टर की, ड्रोन की सुविधाएं और बढ़ सकें, सिक्योरिटी मेजर्स और इंक्रीज किए जा सकते हैं। तो ये 2 न्यूज चिकन कॉरिडोर से रिलेटेड, एक तो आप देखोगे जनवरी की है और दूसरी ये एकदम रिसेंट है ना, अभी पिछले हफ्ते की बात है। सरकार बनने के बाद जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है ना, शिवेंदु अधिकारी की गवर्नमेंट, उन्होंने भारत सरकार को ये
वापस कर दिया है ना टू नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो याद रखेंगे 7 हाईवेज है। देन अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज जो लाइक लास्ट ईयर थी, दिस इज अबाउट आर्मी सेट्स 3 न्यू गैरिसन्स नियर द स्ट्रेटेजिक सिलीगुड़ कॉरिडोर। तो यहाँ पर 3 नए गैरिसन्स को बनाया गया था, है ना। 3 जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस है वो यहाँ पर देखेंगे। ये रेड वाला नया है ना, चोपड़ा किशनगंज में इसीलिए गए थे ना, जस्ट रिमेंबर किशनगंज में अमित शाह गए थे, वहां पर जो इनॉग्रेट किया था वो यही चीज थी, है ना। चोपड़ा में, किशनगंज में, और तीसरा कहाँ है, बामुनी में। तो तीनों का इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं एक बार। और यहीं से क्वेश्चन बना था जो अभी यूपीएससी में आया था। तो दिस इज व्हाट, यहाँ पर 3 नए आर्मी के गैरिसन्स बनाए गए हैं ना। तो दिस इज व्हाट फर्स्ट वन, बामुरी नियर धुबरी आसाम। तो ये कहाँ लोकेटेड है, बामुनी नियर धुबरी आसाम, है ना। दिस इज द फुल फ्लेज्ड बेस known as Lachit Bukrahn military station which functions under तेजपुर बेस्ड 4 कॉप्स, है ना, जिसको कहते हैं गजराज कॉप्स। ठीक है, तो आर्मी के बहुत सारे कॉप्स होते हैं, है ना, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनमें ये किसके अंडर आएगा, तेजपुर बेस्ड 4 कॉप्स विच इज ऑल्सो नोन एज गजराज कॉप्स। ठीक है, तो 4 कॉप्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, तेजपुर। अभी जो यूपीएससी का क्वेश्चन आया, अगर आप वहां देखोगे 4 कॉप्स 3 कॉप्स है ना, वहां पर किसका हेडक्वार्टर मैच नहीं है ऐसा पूछा था। यहाँ पर आप देखो तेजपुर 4 कॉप्स यहाँ पर दिया गया है। अब ये जो यहाँ बनाया गया है ना धुबरी के पास, ये क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक और चीज इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दिस इज द फर्स्ट परमानेंट बेस अलोंग असम बॉर्डर विद बांग्लादेश। तो कभी भी पूछ ले ऐसा स्टेटमेंट कि फर्स्ट परमानेंट बेस जो बना है वो कहाँ बना है, तो इट इज इन बामुनी नियर धुबरी आसाम। और ये किस कॉप के अंडर आ रहा है, दिस इज तेजपुर बेस्ड 4 कॉप्स, है ना, जिसको गजराज कॉप भी कहते हैं। इसका पर्पस क्या है बनाने का, इट विल बी द सेंटर फॉर सर्विलेंस, एरिया कंट्रोल, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन, है ना, जो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन है उसके खिलाफ, है ना, टेक्निकल सिचुएशनल अवेयरनेस, इन सब चीजों के लिए ये यूज होगा पर्टिकुलर बेस। दूसरा जो बनाया गया है ना, दिस इज वेयर किशनगंज बिहार, है ना। सो आपको पता है किशनगंज यहाँ पर है, ये दिस इज व्हाट किशनगंज। दिस फॉरवर्ड वेज इज डिजाइन फॉर रैपिड ट्रूप मूवमेंट। तो यहाँ पर ये याद रखेंगे, दिस इज फॉर द रैपिड ट्रूप मूवमेंट और लॉजिस्टिकल सपोर्ट। ये बिहार से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रैपिड ट्रूप मूवमेंट और लॉजिस्टिकल सपोर्ट। और ये जो आपका तीसरा है, दिस इज चोपड़ा नियर दिनाजपुर वेस्ट बंगाल। तो एक बिहार में है, एक बंगाल में है और एक असम में है। तो तीनों जो नए बनाए गए हैं वो आप तीनों अच्छे से यहां देख लें, और जो पहले से है वो सारे ये ग्रीन वाले मार्क। दिस बेस्ड अंडर द ब्रह्मास्त्र कॉप्स, है ना, दिस बेस्ड अंडर द ब्रह्मास्त्र कॉप्स इज डिजाइन फॉर रैपिड रिस्पॉन्स इंटेलिजेंस इंटरेक्शन एट द बॉर्डर। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा, है ना, देखो ईस्टर्न कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल तिवारी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर बामुनी। ठीक है, दिस इज डन। These garrisons will bridge the gap along the 4096 किलोमीटर लॉन्ग इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर एंड विल वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद द बीएसएफ। तो ये तीनों जो कॉप्स बनाए गए हैं ये बीएसएफ के साथ मिलकर काम करेंगे यहाँ पर टू सिक्योर द 4096 किलोमीटर लॉन्ग इंडिया बांग्लादेश पोरस बॉर्डर्स। ठीक है, अब जो यहाँ पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को जो भी यहाँ पर गार्ड करती है वो कौन सा कॉर्प गार्ड करता है, दिस इज त्रिशक्ति कॉर्प, और इसी को कहते हैं कॉर्प 33, है ना। और ये लोकेटेड कहाँ है, ये गार्ड किसको करता है, गार्ड सिक्किम एंड द कॉरिडोर ऑलरेडी फील्ड्स रोबस्ट डिफेंसिव एसेट्स। तो यहाँ पर बहुत सारे डिफेंसिव एसेट्स भी हैं, जैसे कि आपके T90 टैंक्स, है ना, T90 टैंक्स भी यहाँ पर आपको मिलेंगे, ड्रोन भी मिलेगा, यहाँ पर सुखोई भी मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉर्प है जो कि इस पूरे सिलीगुड़ कॉरिडोर को, सिक्किम को प्रोटेक्ट करता है। ट्राई शक्ति कॉर्प्स 33 इसका नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। यहाँ पर इंक्लूडिंग देखो राफाल जेट भी है ना, यहाँ पर सारे ब्रह्मोस मिसाइल, एवरीथिंग, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी यहाँ पर प्लेस किया गया है। सो ट्राई शक्ति कॉर्प्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ये याद रखेंगे, जो 3 नए बने हैं ये, इसमें तेजपुर कॉप, गजराज कॉप बामुनी वाला है, और यहाँ पर किशनगंज बिहार वाला, और ये जो है ये दोनों किसमें है, 17 माउंटेन कॉप्स, जिसको कहते हैं ब्रह्मास्त्र कॉप्स, है ना। यहाँ पर देखो ब्रह्मास्त्र कॉप लिखा हुआ, इसी को 17 माउंटेन कॉप्स भी कहते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, पानागर में, वेस्ट बंगाल में। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये तीनों का हमने डिटेल में देख लिया। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है ना, आर्मी एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार जो हुआ था वो अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। तो ये वन लाइनर फैक्ट है, ये हम लोग जब एक्सरसाइजेस करेंगे वहां भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो आर्मी एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार किस राज्य में हुआ है, तो अरुणाचल में हुआ है ना, ये याद रखेंगे। मेघालय टिक नहीं कर देंगे और कोई स्टेट टिक नहीं कर देंगे। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज। अब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सारे लोकेशंस एक बार देखेंगे, और चिकन स्नैक का भी एक बार हम लोग अच्छे से मैप देख के जाएंगे, जो नॉर्थ ईस्ट का मैप है, कि चिकन स्नैक जो है हमारा किस किस कंट्रीज से सराउंडेड है। कैन समवन टेल मी किस किस से सराउंडेड, यहाँ तो दिया ही हुआ है ना।
प्लीज सी, डायरेक्टली किस किस को टच कर रहा है, बांग्लादेश और भूटान। है ना? बांग्लादेश तो डायरेक्टली कांटेक्ट में है ना? बांग्लादेश नेपाल इधर डायरेक्टली कांटेक्ट में, भूटान इधर कांटेक्ट में नहीं है डायरेक्टली, ठीक है? तो यहाँ पर भूटान ही है। हाँ, भूटान ऊपर सराउंडेड बाय अगर है तो फिर सराउंडेड बाय में चाइना भी आ जाएगा, ठीक है? अगर हम लूजली बात करें, है ना, तो वो वहां से भी आ जाएगा, बट हाँ, डायरेक्टली बॉर्डरिंग कौन कौन है? नेपाल है और इधर क्या है? बांग्लादेश, ठीक है? डोकलाम जो है हमारा ये यहाँ पर है, ठीक है? ये चाइना, ये डोकलाम हमारा 2017 का फ्लैश पॉइंट जो था वो यहाँ पर है। एक सुकना करके एरिया है ना, तो ये 33 कॉर्प्स का जो ट्राई शक्ति कॉर्प्स जो बोला, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? सुकना में, है ना? दिस इज इन बंगाल। तो यहाँ पर याद रखेंगे, दिस इज इन सुकना। एक सुकना झील है, वो कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। तो सुकना झील और सुकना को कंफ्यूज नहीं करेंगे यहाँ पर। सो कॉर्प्स 33 हेडक्वार्टर इज वेयर? सुकना। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस इंपॉर्टेंट न्यूज। इसके बाद मूव फॉरवर्ड करते हैं। यस सर। ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज द इंपॉर्टेंट बिल, है ना, जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026 पास हुआ है अभी बहुत रिसेंटली, है ना, 9 अप्रैल को। इसको पैसेज मिली राज्यसभा से भी, लोकसभा से भी, देन वेंट फॉर प्रेसिडेंशियल एक्सेंट। यहाँ पर जो ऑपोजिशन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, स्पेशली राहुल गांधी, टीएमसी, है ना, ममता बनर्जी की पार्टी, इन लोगों ने क्या किया? वॉकआउट किया। वॉकआउट क्यों किया, है ना? अब जो मेजर इसमें इशू था, सबसे पहली बात तो सरकार बिल लेके आ गई विदाउट एनी कंसल्टेशन, उनको टाइम भी नहीं दिया। इनका कहना था कि आप उसको सेलेक्ट कमिटी में भेजो, है ना? सेलेक्ट बहुत सारी कमिटीज होती हैं, बिल पैसेज का जो प्रोसेस होता है आप पढ़े भी होगे पॉलिटी में, तो वहां पर सरकार ने ये फॉलो नहीं किया, तुरंत आपाधापी में बिल लेके आए और उसको पास करा के निकल गई। तो ऑपोजिशन का क्या था? वॉकआउट था इस पे। अब इसके बेसिक फीचर समझ लेते हैं। दिस इज फ्रॉम पीआरएस लेजिस्लेचर, है ना, पीआरएस लेजिस्लेटिव जो आपकी वेबसाइट है वहां से ये लिया हुआ है। बिल सीक्स टू रेगुलेट सर्टेन मैटर्स रिलेटेड टू ऑफिसर्स ऑफ CAPFs, है ना, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। इसमें कौन कौन आते हैं, है ना? इसमें आता है CRPF, BSF, है ना, CISF, ITBP और सशस्त्र सीमा बल, है ना। ये 5 फोर्सेस हैं, वो CAPF का पार्ट होते हैं, ठीक है? तो इन सब के लिए एक यूनिफाइड तरीके से जो कानून है वो नहीं एग्जिस्ट कर रहा था अभी तक, सबके लिए अलग अलग था ना। CRPF का अलग एक्ट है, BSF का अलग एक्ट है ना, विद रिस्पेक्ट टू दीज थिंग्स, है ना, जो आपका अपॉइंटमेंट और इन सबसे रिलेटेड मैटर्स था, उससे रिलेटेड बहुत विवाद होता था। दूसरी बात की जो IPS की लॉबी होती है ना, दे टेक ईच एंड एवरी पोस्ट, है ना, जो भी इसके DG बनते हैं, सब आप देखोगे IPS ऑफिसर्स। तो जो CAPF का अलग से UPSC एग्जाम कराती है, इससे जो ऑफिसर जाते हैं उनका अलग कैडर होता है, उनमें से यहाँ पर हेड्स नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा विवाद था और ये सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि उसको आप उस तरीके से डील करिए ना, धीरे धीरे आप IPS ऑफिसर्स को कम करिए और जो आपके रेगुलर कैडर वाले हैं उनको आप ज्यादा प्रमोट करेंगे इस पर्टिकुलर हेड्स के लिए। तो यहाँ पर इस चीज पे विवाद था, एक चीज का, बिटवीन द अपोजिशन एंड द सरकार। The central government may amend schedule by notification to make the bill applicable to other CAPFs। सरकार के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स है कि वो सबके लिए ये एप्लीकेबल कर दे। ऑफिसर्स इसमें कौन कौन इंक्लूडेड है जिनके लिए कानून बनाए जा सकते हैं ना? ग्रुप ए, जनरल ड्यूटी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट एंड अबव इन CAPF। ऑफिसर्स ऑन डिप्यूटेशन फ्रॉम द इंडियन पुलिस सर्विस, ना, IPS जो है डेप्यूटेशन पे जो आ रहे हैं इन पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए, बिकॉज IPS इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, है ना। जो आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे उसमें IPS आते हैं, है ना, ये CAPF के अलग कैडर्स होते हैं, इनका अलग एग्जाम्स होता है। तो अगेन यहाँ पर जो डेप्यूटेशन पे आ रहे हैं फ्रॉम IPS, उनके लिए भी यहाँ पर कानून बनाया जा सकता है अंडर दिस पर्टिकुलर CAPF जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल। ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन आर्मी, अब इंडियन आर्मी से भी जो डेप्यूटेशन पे आ रहे हैं या री एम्प्लॉय हो रहे हैं इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस में, उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है। बिल प्रोवाइड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेम रूल्स not withstanding any other law, any judgment or order of any court or any other government order। तो बोल रहा है कि इसके बावजूद कि कोई और कानून एग्जिस्ट कर रहा हो, कोई और जजमेंट आया हो, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स फ्रेम कर सकती है इस पर्टिकुलर बिल के ऊपर, मतलब ये पर्टिकुलर एक्ट के अंदर। स्पेसिफाइड रूल्स अंडर द रिस्पेक्टिव एक्ट विल कंटिन्यू टू अप्लाई अंटिल अमेंडेड और रिप्लेस। इसका क्या मतलब है? जो स्पेसिफाइड रूल्स हैं पहले से, अगर मान लो कि ITBP के लिए कोई स्पेसिफिक रूल्स है तो वो चलता रहेगा जब तक कि उसको अमेंड या रिप्लेस नहीं किया जा रहा है ना। एनी ऑर्डर्स ऑन फाइनेंशियल बेनिफिट्स विल आल्सो कंटिन्यू टू अप्लाई अंटिल न्यू ऑर्डर्स आर इशूड। तो ये सिंपल बैकग्राउंड है कि भाई कोई पहले से कानून बना है तो अभी जिसको जो सैलरी मिल रही है उसको मिलती रहेगी जब तक इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट है ना, ये कुछ फैक्चुअल बात है जो इसमें मेन प्रोविजन चेंज किया गया है। प्रोविजंस टू बी फिल्ड बाय डेप्यूटेशन, है ना, जो डेप्यूटेशन से बाहर से आके आप इसको फिल करेंगे, उनमें से क्या क्या क्राइटेरिया लगाया गया है?
फॉलोइंग पोजीशंस इन सीएपीएफ मस्ट बी फिल्ड, मस्ट बोल रहा है ना, मस्ट बी फिल्ड बाय डेप्यूटेशन ऑफ आईपीएस ऑफिसर्स, 50% ऑफ द पोस्ट इन द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर जनरल। तो अब मान लो कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में अगर कोई आईजी की पोस्ट है पूरे भारत में, उसका 50% पोस्ट कौन ले जाएगा? आईपीएस ऑफिसर। बाकी बचे 50% तो फिर वो सीआरपीएफ के जो प्रमोटीज हैं या जो भी उसके थ्रू आ रहे हैं उनको मिलेगा आईजी का रैंक। तो ये यहाँ पर क्लियर स्टेट कर दिया गया, मिनिमम ऑफ 67% ऑफ द पोस्ट इन द रैंक ऑफ एडिशनल डायरेक्टर जनरल, है ना। सो कम से कम 67% आईपीएस रहेंगे किस पोस्ट पे? एडिशनल डीजी, है ना। ऑल पोस्ट इन द रैंक ऑफ डीजी एंड स्पेशल डायरेक्टर। आप सोचो कि जितने भी पोस्ट हैं डायरेक्टर जनरल के और स्पेशल डायरेक्टर जनरल के, वो किसको दे दिया? आईपीएस को। तो ये सबसे बड़ा विवाद था, है ना, कि जो आईपीएस से आ रहे हैं वो ये पोस्ट ले जा रहे हैं, बाकी जो इन पर्टिकुलर सर्विसेज से हैं उनको ये पोस्ट डीजी की या जो हाईएस्ट टॉप रैंक पोजीशंस हैं वो नहीं मिल पाती। तो ये अगेन इसीलिए कंटेंशियस था और ये बिल आपाधापी में पास किया गया था। तो ये बेसिक सा ये फैक्ट हम याद रखेंगे और पर्पस क्या था और इसके अंदर कौन कौन से 5 फोर्सेज आते हैं। यहाँ आपका होमवर्क क्या है एवरीवन? होमवर्क है कि इसके हेडक्वार्टर्स, है ना, जितने भी 5 फोर्सेज हैं इनके हेडक्वार्टर्स आप लोग एक बार नोट करके रख लेंगे ना, कि सीएपीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, बीएसएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, सीआईएसएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक नॉलेज, है ना, अगर आपको नहीं पता हो तो, बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट बिल। तो एग्जाम में जो पेपर प्रिपेयर कर रहा है और जो माइंडसेट आज के समय में है कि आपको थोड़ा सा क्यूरियस भी रहना है ना, कि हाँ बेसिक सा देख ले कि भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ना। सो सिमिलरली हमने पहले भी देखा कुछ होमवर्क और अभी भी ये आपके लिए होमवर्क है, तो ये देखते चलेंगे। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये वन लाइनर फॉर्म में पूछा सकता है, ऑपरेशन तिरंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अभी कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, यहाँ पर बात हो रही है थिएटराइजेशन की, है ना। जो हमारे डिफरेंट जो सर्विसेज है ना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके जो थिएटर कमांड्स होते हैं ना, जहाँ से कंट्रोल होता है सारा, वो पूरे देश में अभी कितने हैं? 17 हैं। 17 में से 7 आर्मी के हैं, 3 नेवी के हैं, 7 एयरफोर्स के हैं। तो आर्मी का अगर जैसे सेंट्रल कमांड की बात करें तो वो लखनऊ में है जहां मैं रहता हूँ, जहां पर कैंट एरिया है। तो इसी तरीके से नॉर्दर्न कमांड है, सदर्न कमांड है, वेस्टर्न कमांड है ना। तो आर्मी के 7 कमांड है पूरे देश में, नेवी के 3 है और एयरफोर्स के 7 है, तो 17 कमांड है। अब दिक्कत क्या होती है ना, जैसे हमने अगर कारगिल वॉर के बाद कारगिल रिव्यू कमेटी बनी थी, उनका कहना है कि जो हमको कंट्रोल करना है, जो आज का हमारा वॉरफेयर का सिचुएशन है ना, वो सबको पता है, हाइब्रिड वॉरफेयर है ना, हाइब्रिड वॉरफेयर है, ड्रोन है, एसिमेट्रिक वॉरफेयर है ना। एसिमेट्रिक, अभी जो ईरान का वॉर आप लोग देख रहे हो वो कैसा वॉर कहलाएगा? वो एसिमेट्रिक वॉर है, उसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी है, उसमें ड्रोन वॉरफेयर भी है ना, क्योंकि आप जो ट्रेडिशनल हथियारों से अब नहीं लड़ा जा रहा है ना। तो एसिमेट्रिक है, बेस्ड ऑन साइबर है, इंफॉर्मेशन है, मतलब देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन द वॉरफेयर। तो अब जो कोऑर्डिनेशन की दिक्कत आती है तीनों सर्विसेज में, वो सर्विसेज को दूर करने के लिए शेखातकर कमेटी 2016 में बिठाई गई थी, जिन्होंने रिकमेंड किया 3 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स की, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का, है ना, जो 3 इंटीग्रेटेड कमांड होगा। कि अगर लेट्स से कि नॉर्दर्न कमांड है ना, जैसे वेस्टर्न थिएटर है, जैसे थिएटर कमांड की बात करें तो वेस्टर्न थिएटर किस पे फोकस करेगा? सिर्फ पाकिस्तान पे, है ना। हेड कौन करेगा? एयरफोर्स ऑफिसर। नॉर्दर्न थिएटर कौन किस पे फोकस करेगा? चाइना पे, है ना। और एक मैरीटाइम थिएटर बनेगा जो एक नेवी हेड करेगा। तो एक एक कमांड, एक एक थिएटर को एक एक पर्टिकुलर सर्विस के अंदर डाल के, एयरफोर्स के अंदर ये, नेवी के अंदर ये, आर्मी के अंदर ये। तो अल्टीमेटली इसका जो रिकमेंडेशन आया था वो शेखातकर कमेटी। तो ये याद रखेंगे बेसिक, शेखातकर कमेटी इज रिलेटेड टू व्हाट? रिकमेंडेशन ऑफ थिएटर कमांड्स, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स। ऑपरेशन तिरंगा, अब यही जो डेलिब्रेशन हो रहा है लास्ट के 3-4 सालों में या 4-5 सालों में, जब से ये सीडीएस की पोस्ट क्रिएट हुई थी, ये इसीलिए हुई थी ना। सीडीएस की पोस्ट क्रिएट हुई थी तो यहां से स्टार्ट हो गया था। जो हमारा पहले सीडीएस थे वो कौन थे? कैन एनीवन टेल मी द नेम? जनरल बिपिन रावत। तो यहाँ पर है ना, बिल्कुल शॉर्टकट लिख दिया है, बीआर, सबको याद रखना नाम। कुछ नाम जो ऐसे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स है हमारे देश के, आपके जुबान पे होना चाहिए जब तक आप एग्जाम क्लियर नहीं करते हो, ठीक है। तो सेकंड कौन थे भाई? अनिल चौहान, ठीक है, अनिल चौहान जो यहाँ पर है अभी जिनकी बात कर रहे हैं, और ये चल रहा है क्या? अप्रैल, ठीक है। यहाँ पर डेट भी याद रखेंगे, अभी अप्रैल की बात चल रही है। अप्रैल में क्या हो रहा है? रण संवाद नाम का एक इवेंट हो रहा है, कहाँ पर? बैंगलोर में, है ना। बैंगलोर में एयरफोर्स ट्रेनिंग कमांड है, वहां पर ये कॉन्फ्रेंस होता है जहां पर डिस्कशन होता है, डेलिब्रेशन होता है अबाउट द मल्टी डोमेन ऑपरेशंस। तो यहाँ पर डेलिब्रेशन हो रहा था, उसमें जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है अनिल चौहान, उन्होंने रिवील किया है ना, ही रिवील्ड दैट द होल प्रोसेस, जो भी ये पूरा थिएटर कमांड की बातें डिस्कशन चल रही है बिटवीन द 3 ऑर्गन्स, गवर्नमेंट, एवरीथिंग, इसको क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन तिरंगा, है ना। अब इसके बाद क्या होगा? अब ये जो यहाँ से इन्होंने फाइनल कर दिया, इन्होंने बोल दिया कि भाई अब अगले हफ्ते हम सरकार को अपना ये पूरा का पूरा प्लान बताने वाले हैं ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है?
इट शुड बी एबल टू कंप्लीट द रिपोर्ट ऑपरेशन इन अ वीक और सो। तो ये अब जाएगा किसके पास, डिफेंस मिनिस्टर के पास जाएगा ये प्रपोजल, और फिर जाएगा किसके पास, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। तो होपफुली बाय द एग्जाम जब तक आप दोगे तब तक ये अप्रूव भी हो जाए बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ऑलरेडी काम चल ही रहा है, बिकॉज इनको लाया ही इसलिए गया था ना, बिकॉज ऑफ ये मेकिंग इंटीग्रेटेड कमांड्स। तो यहाँ पर हम लोग ये याद रखेंगे कि 3 कमांड बनाने की बात की जा रही है। वेस्टर्न थिएटर जो पाकिस्तान पे फोकस करेगा, है ना, नदर्न थिएटर जो चाइना पे फोकस करेगा, और एक मैरीटाइम थिएटर जो पूरे के पूरे इंडो पैसिफिक के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। प्रेजेंट में जो हमारे कमांड्स हैं कितने हैं, 17 हैं। 7 आर्मी के हैं, 3 नेवी के हैं, 7 एयरफोर्स के हैं। अब इन सब का आप एक बार, ये आपका होमवर्क है कि 7 आर्मी के हेडक्वार्टर्स जो हैं और जितने कमांड हेडक्वार्टर्स हैं एक बार आप देख लेंगे गूगल से, है ना। 3 नेवी के हैं, तीनों को देख लेंगे, एयरफोर्स वाले भी देख लेंगे। सो दिस इज अबाउट द कमांड। 2 ट्राई सर्विसेज कमांड है, जैसे अभी हम ट्राई सर्विसेज की बात कर रहे हैं कि इंटीग्रेटेड कमांड की बात करें, तो ऐसा 2 हमारे पास ट्राई सर्विसेज कमांड है। एक तो देखो अंडमान एंड निकोबार में है, दिस इज व्हाट एसएफसी, दिस इज फॉर न्यूक्लियर एनर्जी, है ना, न्यूक्लियर थ्रेट से रिलेटेड जो कमांड है, दिस इज एसएफसी। तो यहाँ 2 ट्राई सर्विसेज कमांड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। इसके बाद हम इन सबको डिसॉल्व करके और यहाँ पर 3 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने की बात कर रहे हैं। सो दिस इज अबाउट द थिएटराइजेशन ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। यहाँ पर ऑपरेशन तिरंगा याद रखेंगे, है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पर ये 3 चीज याद रखेंगे, सिखातकर कमेटी याद रखेंगे, और ये हमको लग रहा है कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। 17 कमांड्स, 7 आर्मी, 3 नेवी, 7 एयरफोर्स, इनके हेडक्वार्टर्स के साथ आप इसको याद भी कर लेंगे। सीडीएस का नाम बिल्कुल याद रखेंगे, अभी एडीओ में देखा होगा आपने कि ना, पूछा पहला वाला कौन है। ठीक है, तो फर्स्ट इज बिपिन रावत, सेकंड इज अनिल चौहान। अनिल चौहान जो है अभी जस्ट रिटायर किए हैं, और तीसरे जो हमारे पास आए NSRS। कैन समवन टेल मी हु इज द लेटेस्ट CDS? NS राजा सुब्रमण्यम। R इज फॉर राजा, है ना, S फॉर इज सुब्रमण्य। ठीक है, तो NS राजा सुब्रमण्य, ही इज द रीसेंट। अनिल चौहान के रिटायर होने के बाद ही इज द न्यूएस्ट CDS। तो ये भी याद रखेंगे हम लोग, है ना। फर्स्ट वन वाज बिपिन रावत, 2020 में अपॉइंट हुए थे। मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव कवर्ड दिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंडियाज फर्स्ट ग्रीनफील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर। अब इस तरीके की चीज है ना, आपके वन लाइनर में पूछी जा सकती है कि ये कहां पर इनॉग्रेट हुआ है। तो इंडिया का जो पहला, है ना, फर्स्ट एवर मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर टेक्स शेप इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी कहां, थूथुकुडी, है ना, जस्ट रिमेंबर थूथुकुडी। और ये कहां है, टूटिकोरिन में, ना, टूटिकोरिन में। सो थूथुकुडी, टूटिकोरिन। अब यहां पर ये जो है ना, उसका पूरा नाम क्या है, नेशनल शिप बिल्डिंग एंड हेवी इंडस्ट्रीज पार्क। ठीक है, NSHIP। ये एक क्या है, जॉइंट वेंचर है बिटवीन स्टेट, जो भी स्टेट का रहता है, इंडस्ट्रियल प्रमोशन कॉर्पोरेशन, सिपकॉटन, और VO चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी, है ना। इट इज द फर्स्ट स्पेशल पर्पस व्हीकल लेड मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर मार्किंग अ वाटरशेड मूवमेंट इन इंडियाज मैरीटाइम एम्बिशन। तो यहाँ पर याद रखेंगे इसका फर्स्ट एवर कहाँ पर है, यहाँ पर थूथुकुडी, टूटिकोरिन में। और ये जो पोर्ट है हमारा, VO चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी, क्या मेजर पोर्ट है, माइनर पोर्ट है? कैन समवन टेल मी, इज इट अ मेजर पोर्ट? मेजर पोर्ट है। मेजर पोर्ट है, मेजर माइनर पोर्ट। पोर्ट है? सर मेजर है, पहले इसको टूटीकोरिन बोलते थे, अभी इसका नाम चेंज हो गया है। ठीक है, वेरी गुड, है ना, बिकॉज मेजर पोर्ट है तभी तो हम ये चीज कर रहे हैं, यहाँ पर इतना बड़ी शिप बिल्डिंग फैसिलिटी बना रहे हैं, क्लस्टर बना रहे हैं। बस समझे संजीव? सो दिस इज अ मेजर पोर्ट। अब जितने मेजर पोर्ट है ना, कितने मेजर पोर्ट है इंडिया में, कैन समवन टेल मी? 13 है 13 सर। सर। 13, ठीक है। हाँ, तो वो सारे पोर्ट के बारे में एक बार अपने को ये भी देख लेना है ना, कि कौन सा पोर्ट कहाँ पर है, उसका क्या स्पेशल फीचर है, ये सारी चीजें भी देखनी है। स्टैटिक का पार्ट है ये, घटना चक्र में दिया हुआ है, ज्योग्राफी। सो दिस इज वन थिंग। अब एक और MOU साइन किया गया है ना, फॉर इंडियाज फर्स्ट मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड एट थूथुकुडी, है ना। तो ये दोनों चीज अगर पूछ ले, दोनों में से कुछ भी, कि इंडिया का फर्स्ट एवर मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर कहाँ बना है, तो भी ये थूथुकुडी में है। और दूसरा, इंडिया का फर्स्ट मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड कहाँ बना है, तो ये भी थूथुकुडी में। तो दोनों चीज याद रखेंगे कहाँ पर है। अब आते हैं थोड़ा सा आंध्र प्रदेश की साइड। ठीक है, सागर डिफेंस, है ना, ये कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर बाय बैंगलोर बेस्ड कंपनी है। इट इज बिल्डिंग वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑटोनोमस मैरीटाइम शिपयार्ड, है ना। तो सारे शिपयार्ड्स आप देखो कि जो हमारा सागरमाला प्रोजेक्ट है, और जितना भी हमारा मैरीटाइम विजन 2047 है जो आया था, उसके तहत हम क्या कर रहे हैं, अपना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बढ़ा रहे हैं शिप बिल्डिंग में, स्पेशली बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते शिप स्पेशली, है ना। सो सिमिलरली जैसे हम पूरा इंडिजिनाइज कर रहे हैं अपना डिफेंस का, यहाँ पर हम नेवी वाला पार्ट भी इंडिजिनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें भी हम प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो सागर डिफेंस
इज बिल्डिंग वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑटोनोमस मैरीटाइम शिपयार्ड इन आंध्र प्रदेश, है ना। आंध्र प्रदेश में भी कहाँ, ये वाला जो एरिया है ना, फिशिंग हार्बर, जुवालादेन फिशिंग हार्बर, है ना, समवेयर नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में है ये। तो या तो स्टेट पूछ लेगा आंध्र प्रदेश, या तो पूछ लेगा जिला, है ना। तो जिला कौन सा है, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी इसमें करेंगे क्या ये लोग, है ना, विल फोकस ऑन द डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ क्या, नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग अनमैन्ड सरफेस वेसल्स। तो जैसे यूएवीज होते हैं, ड्रोन्स, वैसे ही अनमैन्ड सरफेस वेसल भी होते हैं जो अंदर चलते हैं पानी के। तो ये इस पे इसका काम करना, ऑटोनोमस का मतलब यही है ना। तो दिस इज अगेन एक लेवल ऊपर जाके जो रिसर्च डेवलपमेंट है ना, और जो नई नई टेक्नोलॉजीज है उनको यहाँ पर प्रोड्यूस करना। तो ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स, एयूवीज, इंटेलिजेंट नेविगेशन सिस्टम, मैरीटाइम सेंसर्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, कमांड एंड कंट्रोल प्लेटफॉर्म फॉर ऑटोनोमस ऑपरेशंस। तो ये पूरा का पूरा देख रहे हो ऑटोनोमस मैरीटाइम शिपयार्ड बनाया जा रहा है, जहां की हर चीज ऑटोमेशन के बेसिस पे बनाई जाएगी। तो यहाँ पर डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि यहाँ पर वर्चुअल रेप्लिकास बनाया जाएगा और उसको फिर सिमुलेट किया जाएगा रियल वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट के लिए, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, सिमुलेशन में काम करेंगे है ना, डिजिटली। तो उसके बाद हम फिर जाके उसको रियल वर्ल्ड में डिप्लॉय करेंगे। जो भी आपका एयूवी बनेगा, इंटेलिजेंस नेविगेशन सिस्टम बनेगा, तो एवरीथिंग विल बी फर्स्ट वर्चुअल रेप्लिकास बनाएंगे, देन वी विल डू दैट। तो सिंपल सा ये याद रखना है यहाँ पर कि वर्ल्ड फर्स्ट ऑटोनॉमी मैरीटाइम शिपयार्ड आंध्र प्रदेश। देन यू हैव दिस इंपॉर्टेंट थिंग, है ना, दिस इज व्हाट, यहाँ पर कोरिया की कोई कंपनी है ना, साउथ कोरिया की कंपनी है, इट हैज साइंड अ ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट टू बिल्ड व्हाट, इट इज बिल्डिंग अ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज मैरीटाइम सेक्टर। ट्रिपार्टाइट एमओयू वाज साइंड ऑन 20th अप्रैल ना, एचडी कोरिया से बिल्डिंग कंपनी, किस चीज के लिए ना, ग्लोबल लीडर, दिस इज है ना, इंडियाज फर्स्ट मेगा ग्रीन फील्ड शिपयार्ड, है ना, जो ऊपर बताया यहाँ पर। ये किसकी मदद से बन रहा है, साउथ कोरिया की मदद से बन रहा है। इंडिया और साउथ कोरिया का एक कंप्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है, इसका नाम है वॉयजेस, है ना, इसके तहत बन रहा है। तो ये वॉयजेस याद रखेंगे, इंडिया साउथ कोरिया का है, इसी के तहत ये बनाया जा रहा है, इंडिया फर्स्ट मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड। सो दिस रिमेंबर दिस। भावसागरा, है ना, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, इट इज व्हाट डेजिग्नेटेड एज इंडियाज नेशनल रिपोजिटरी फॉर डीप सी फाउना, है ना। तो यहाँ पर जो भी मराइन क्रिएचर्स है ना, मराइन फाउना है, जानवर, है ना, फाउना मतलब जानवर से रिलेटेड है, डीप सी के जो भी फाउनाज है उनके लिए रिपोजिटरी बनाई गई है इंडिया की, जिसका नाम दिया गया है भावसागरा। और इसको कौन कौन हैंडल कर रहा है, सेंटर फॉर मराइन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी, जो कि स्थित है कहाँ, कोची केरला में। तो ये भी कई बार पूछ लेता है इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन की, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये कहाँ लोकेटेड है ना, या किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। तो सेंटर फॉर मराइन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी कोची में है, किसके तहत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के तहत नहीं आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। तो ये भी याद रखेंगे। has achieved a landmark milestone in maritime conservation. Ministry of Environment, Forest, Climate Change has officially designated this referral center as National Repository for Deep Sea Fauna, है ना। तो ये नाम याद रखेंगे, कहाँ पर है, कोची में, ठीक है। The prestigious recognition conferred under provisions of the Biological Diversity Act. तो BDA जो हमारा Biological Diversity Act 2002 का है, उसके तहत इसको ऑफिशियली डेजिग्नेट किया गया एज नेशनल रिपोजिटरी फॉर डीप सी फाउना। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। सो यहाँ पर एक सिंपल सी बात ये, दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। अब इसका जो काम है, सेंटर फॉर मैराइन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी, ये इंडिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है और एडजेसेंट के डीप सीज हैं, वहां पर ये जो भी मैराइन लिविंग रिसोर्सेज का मैनेजमेंट है, एक्सप्लोरेशन है, कंजर्वेशन है, उस चीज पे ये ऑर्गेनाइजेशन फोकस करता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इसका काम क्या है ना, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंदर ये रिपोजिटरी क्या करेगा, है ना, मेंटेन सिक्योर कस्टडी, प्रिजर्व रिप्रेजेंटेटिव बायोलॉजिकल सैंपल्स। तो उसके पास जो भी सैंपल्स आएंगे, है ना, डीप सी में कोई गया जहाज लेके, है ना, वहां से कोई सैंपल इकट्ठा करके लेके आए, तो वो यहाँ पर लाके डिपॉजिट कर देंगे, है ना। तो इसको यहाँ पर प्रिजर्व करेगा, प्रिजर्व रिप्रेजेंटेटिव बायोलॉजिकल सैंपल एज वाउचर स्पेसिमेंस अलॉन्ग विद क्रिटिकल एसोसिएटेड डाटा सच एज डीएनए सीक्वेंस फॉर फ्यूचर साइंटिफिक रेफरेंस, है ना। जो भी स्पेसिमेन आएगा उससे रिलेटेड जो भी डेटा होगा उसका भाई डीएनए सीक्वेंस भी तो करेंगे उसका, तो ये सारी चीजें मेंटेन करेगा। होल्ड टाइप स्पेसिमेन, एक्ट्स एज द ऑफिशियल कस्टोडियन फॉर एनी न्यू डीप सी स्पीशीज डिस्कवर्ड विद इन इंडियन वाटर। तो भारत के टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर, ईईजेड के अंदर जो भी नए स्पीशीज पाए जाएंगे, डीप सी स्पीशीज, उनका ये ऑफिशियल कस्टोडियन बनेगा कौन, ये, है ना, भावसागरा, इंडिया फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी फॉर डीप सी रीजन। और ये सारा किसके अंडर हो रहा है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के प्रोविजन के तहत। कैपेसिटी बिल्डिंग भी करना है ना,
फॉस्टर एक्सपर्टीज इन डीप सी टैक्सोनॉमी। डीप सी टैक्सोनॉमी मतलब क्या होता है कि जो नाम आप करते हो, है ना, जो भी अलग अलग स्पीसीज के नाम करते हो, तो उसके लिए आपको एक्सपर्टीज भी जनरेट करनी होगी कि ये पहले कहीं और पाया गया है कि नहीं, है ना, क्या रिलेशन है दूसरे स्पीसीज के साथ, तभी तो हम बोलेंगे कि नया स्पीसीज, नई प्रजाति पाई गई है कि नहीं, है ना। तो डीप सी से रिलेटेड बहुत सारी नई डिस्कवरीज होंगी, है ना, तो उनको भी टैक्सोनॉमिकली क्लासिफाई करना होगा, तो उसको भी हमको अलाइन करना होगा, तो उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग का भी प्रोविजन इसमें किया गया है। सो दिस इज बेसिकली सिंपल, है ना। इसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट बिकम्स इंडिया फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट, है ना। वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट का क्या मतलब है कि यहाँ पर है ना, जो भी ये पानी खर्चा कर कंज्यूम कर रहा है, उससे ज्यादा ये प्रोड्यूस कर रहा है, तो दिस इज व्हाट इंडिया फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट। मुंबई लेज फाउंडेशन फॉर इंडिया फर्स्ट एआई ड्रिवन पॉड टैक्सी, है ना। कहां से कहां कनेक्ट कर रहा है, बांद्रा ईस्ट टू कुर्ला। कई बार ऐसा पूछ लेता है कि किस जगह से किस जगह कनेक्ट कर रहा है, दिस इज मुंबई और कहां, बांद्रा ईस्ट टू कुर्ला, है ना। इंडिया फर्स्ट एआई ड्रिवन पॉड टैक्सी। जेन टेक्नोलॉजी अगेन एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, वो क्या कहां खोल रही है ना, इंडिया फर्स्ट कॉम्बैट ट्रेनिंग नोड कहां पर, इन्फेंट्री स्कूल महू मध्य प्रदेश। वन लाइनर फैक्ट है, नथिंग स्पेशल। अब ये इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कुछ है ना, 2 डिसीजन आज हम लोग देखेंगे, एंड देन वी विल सी मोर डिसीजंस या मोर जजमेंट्स लेटर आल्सो। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है विद रिस्पेक्ट टू शेड्यूल कास्ट, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि ओनली हिंदूज, बुद्धिस्ट, सिख्स कैन क्लेम शेड्यूल कास्ट स्टेटस, है ना। अब इनका क्या कहना है, कन्वर्जन टू एनी अदर रिलीजन विल लीड टू इमीडिएट कंप्लीट लॉस ऑफ शेड्यूल कास्ट स्टेटस रिगार्डलेस ऑफ बर्थ, सेज बेंच एज इट इन्वोक्स क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950। तो अब बेसिक सा है ना, इसमें से समझ लेते हैं कि पूरा फंडा क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक केस जाता है ना, मार्च में ये जजमेंट आता है, चिंताद आनंद केस है ना। इसमें अ पर्सन फ्रॉम, है ना, मदिगा शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, है ना। अभी क्या है, कोई शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी थी, है ना, इसने कन्वर्ट कर लिया किसमें, क्रिश्चियनिटी में, और फिर बाद में क्लेम कर रहे हैं कि इस चीज को, शेड्यूल कास्ट के स्टेटस को, वाइल सीकिंग प्रोटेक्शन अंडर SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। तो सिंपल सी बात है, अगर आज की डेट में मैं हिंदू हूं, है ना, और मैं क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लूं, तो मैं वहां जाके शेड्यूल कास्ट का स्टेटस भी क्लेम करूंगा और SC/ST एक्ट भी हम यूज कर लेंगे। तो ऐसा ये केस गया। सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग क्या है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट शेड्यूल कास्ट स्टेटस सीजेस इमीडिएटली अपॉन कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, है ना। तो जैसे ही आप इन सब रिलीजन के अलावा किसी में भी कन्वर्ट करते हो, तो यू आर लूजिंग योर शेड्यूल कास्ट स्टेटस। तो यहां आप ये नहीं कि आप कन्वर्जन भी कर लो और शेड्यूल कास्ट का स्टेटस भी क्लेम कर लो, बिकॉज क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का जो भी कॉन्सेप्ट है ना, इट इज अ यूनिफाइड आइडियोलॉजी, उसमें कास्ट का सिस्टम नहीं है ना। डिस्पाइट यू विल सी कास्ट सिस्टम, इंडियन इस्लाम में यू विल सी कास्ट का सिस्टम, वो भी इमर्ज हुआ है, अजलाफ है, असलाफ है ना, इस तरीके के कास्ट एग्जिस्ट करते हैं इन इस्लाम। बट जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, वो बोल रहा है कि ये जो क्लॉज 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, SC/ST ऑर्डर 1950, इस बेसिस पे आपको कन्वर्जन करने पे इन किसमें, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में शेड्यूल कास्ट का स्टेटस लूज हो जाएगा, ठीक है। इसमें प्रोफेस करने का क्या मतलब बताया है ना, इसको प्रोफेस करने का जो डेफिनेशन है, इसको बोला है इन्होंने, अंडर आर्टिकल 25 प्रोफेस मीन्स पब्लिकली डिक्लेयरिंग एंड ओपनली प्रैक्टिसिंग अ रिलीजन, है ना। जैसे चर्च डेली अटेंड करना या रेगुलरली अटेंड करना। वन कैनॉट क्लेम शेड्यूल कास्ट बेनिफिट वाइल ओपनली प्रैक्टिसिंग अ रिलीजन डज नॉट रिकॉग्नाइज अ कास्ट सिस्टम। ये बोले कि ये क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ओपनली कास्ट सिस्टम को रिकॉग्नाइज तो करता नहीं है। अगर हम हिंदुइज्म की बात करें, बुद्धिज्म की बात करें, तो ओपनली वी नो कि हाँ, ये सारे कास्ट सिस्टम यहाँ एग्जिस्ट करते हैं और हिस्टोरिकली एग्जिस्ट करते हैं अल्टीमेटली, है ना। तो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है, उसके लिए ये रिजर्वेशन SC/ST का प्रोविजन लाया गया था 1950 के बाद, है ना। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, ओरिजिन ऑफ रिजर्वेशन, हिस्टोरिकल बेसिस ऑफ शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन, रिजर्वेशन फॉर डिप्रेस्ड क्लास वाज इंट्रोड्यूस्ड टू कंपनसेट फॉर सेंचुरीज ऑफ अनटचेबिलिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन विद इन द हिंदू कास्ट सिस्टम। Dr. Ambedkar, as chairman of the drafting committee, incorporated safeguards in the constitution to address historical exclusion from education, temples and public institution। तो ये सारी बातें आपको पता है कि ना, SC/ST के जो कैटेगराइजेशन हुआ था या जो भी स्टेटस उनको मिलता है, वो कहाँ से मिल रहा है, बिकॉज ऑफ देयर हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस, है ना। तो यहाँ पर आप कन्वर्जन करके आ जाओगे और आप बोलोगे कि मुझे SC का स्टेटस चाहिए, तो दैट इज नॉट वैलिड इफ यू आर कन्वर्टिंग टू क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है भाई, अभी संविधान में क्या क्या आया था, आर्टिकल 341 बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 341(1) और 341(2). इसमें क्या बोल रहा है, द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट स्पेसिफाइज विच कम्युनिटी आर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल कास्ट
इन द स्टेट। तो किस 341 क्या बोल रहा है कि प्रेसिडेंट गवर्नर से कंसल्ट करेंगे और फिर बताएंगे या उसको लिस्ट डाउन करेंगे किस कास्ट को इंक्लूड किया जाए किस स्टेट में, है ना। 341 का मतलब ये है। 341 बोल रहा है कि सिर्फ पार्लियामेंट इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकता है एससी की लिस्ट से। तो दोनों याद रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, है ना। द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नो अथॉरिटी टू अल्टर इट, है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर एक बात हमको समझ में आ गई। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने यहां इन्वोक किया है क्लॉज 3, ये क्या है ना। क्लॉज 3 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 का है। इसमें बोला गया क्लॉज 3 में, दिस ऑर्डर ओरिजिनली स्टेटेड दैट नो पर्सन हु प्रोफेसेस अ रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम हिंदुइज्म शैल बी डीम्ड अ मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट। तो इसमें बोला है कि सिर्फ हिंदुइज्म से जो भी रिलेट करते हैं उन्हीं को शेड्यूल कास्ट का स्टेटस दिया जाएगा और किसी को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो 1950 में जो क्लॉज 3 आया था ये आया था। फिर इसको बाद में एक्सपैंड किया गया कब? 1956 में, जिसमें सिखिज्म को भी ऐड कर दिया गया ना। was added because it is of Indian origin and contains a caste legacy। तो सिखिज्म में भी कास्ट का लेगेसी है। 1956 में इसकी भी डिमांड हुई तो इसको भी इंक्लूड कर लिया गया। 1990 में बुद्धिज्म was added because many डिप्रेस्ड क्लास कन्वर्टेड फॉलोइंग अंबेडकर्स लीड, है ना। तो 1990 में बुद्धिज्म को भी इंक्लूड कर लिया गया। लेकिन एक्सक्लूड किसको किया गया? क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम रिमेन्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एससी स्टेटस। किसमें? क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग। तो जस्ट रिमेंबर, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो क्लॉज 3 याद रखेंगे किसके लिए एप्लीकेबल है? सिखिज्म, बुद्धिज्म और हिंदूज। यहां पर देखो आप, ये जो अब यहां पर हेडिंग थी न्यूज की, ये हमको अब समझ में आ गई, है ना। तो बिकॉज दीज रिलीजन्स आर डॉक्ट्रिनली कंसिडर्ड कास्टलेस, बोथ आर कंसिडर्ड रिलीजन्स ऑफ फॉरेन ऑरिजिन। तो जो इस पर्टिकुलर ऑर्डर में है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिस बनाया है वो इस चीज का कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस बिकॉज दीज रिलीजन्स आर डॉक्ट्रिनल, है ना। इनका जो डॉक्ट्राइन है ये कास्टलेस है ना, कास्टलेस है। बिकॉज आप ना अल्टीमेटली किसकी बात करते हो? एक भगवान की, है ना, अल्लाह की या जीसस की, है ना। और यू डोंट हैव मेनी कास्ट सिस्टम। और रिलीजन में भी आप यूनिफाइड सिंगल गॉड की बात करते हो, जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है ना। बोथ आर कंसिडर्ड अ रिलीजन ऑफ फॉरेन ऑरिजिन। तो यहां पर बात करें कि जो इस पर्टिकुलर इंडिया में, है ना, हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड है, वो कौन कौन है? हिंदूज, बुद्धिज्म और सिख्स, है ना। सो दिस इज द ऑर्डर विच सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्डर। अब यहां पर गुजरात बन गया है सेकंड स्टेट टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड आफ्टर उत्तराखंड। उत्तराखंड था फर्स्ट स्टेट, है ना। गुजरात बन गया है सेकंड स्टेट। और गुजरात में जो कमिटी बनाई थी उनकी जो हेड थी उनका नाम क्या था? अंजना प्रकाश, ठीक है। ये भी पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम्स में, तो याद रखेंगे। गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जो कमिटी बनाई थी, इट वाज हेडेड बाय जस्टिस, सॉरी अंजना नहीं, रंजना प्रकाश, रंजना प्रकाश, करेक्टेड। और तीसरा जो स्टेट हो गया है वो असम, है ना। कल ही बिल यहां पर इंट्रोड्यूस हुआ है असम के उसमें लेजिस्लेचर में। सो दिस इज थर्ड। तो सिंपल है, पूछ सकता है वन लाइनर फॉर्म में, नथिंग इंपॉर्टेंट। अनदर इंपॉर्टेंट जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का आया विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स, है ना, जो डॉक्टर जे.आर. ठाकुर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस का नाम है। तो कभी भी पूछ ले, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ना। इट इज रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन, है ना, एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो डॉक्टर जे.आर. ठाकुर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस 2026 इज रिलेटेड टू व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन। तो इसमें क्या कहा गया है ना, जे.आर. ठाकुर, द सुप्रीम कोर्ट एलिवेटेड मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट, है ना, टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंटाइटलमेंट, interpreting article 14, 21 and 21A to mandate state action against menstrual barriers to girls education। तो कुल मिला के बात ये थी कि जो गर्ल्स के एजुकेशन में ये बैरियर की तरह एक्ट कर रहा है ना, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 आर्टिकल्स को इन्वोक किया, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21A, है ना। 14 सबको पता है, राइट टू इक्वालिटी ना। 21 इज व्हाट? राइट टू लाइफ। और तीसरा क्या है? 21A इज योर रिलेटेड टू एजुकेशन। सो यहाँ पर तीनों को इनकॉर्पोरेट किया गया है ताकि ये जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड इश्यूज आते हैं स्कूल में उनको दूर किया जा सके। तो दिस इज अ लैंडमार्क जजमेंट, है ना, जिसमें सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात की गई है, डिग्निटी, प्राइवेसी की बात की गई है और एजुकेशन एज अ राइट की बात की गई है। और सरकार को बोला गया है ना, यहाँ पर आप देखो क्या बोल रहा है कि टू मैंडेट स्टेट एक्शन अगेंस्ट मेंस्ट्रुअल बैरियर्स, है ना, जो भी बैरियर्स हैं लड़कियों के लिए एजुकेशन हासिल करने में बिकॉज ऑफ दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, उसको दूर करना किसका काम है? स्टेट का काम है। तो अगर आप बेसिक फंडा पे जाओगे ना कि अब राइट्स होता क्या है ना, व्हेन यू स्टार्ट विद एनसीईआरटी 11th की क्लास में पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में राइट्स और ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट।
तो जब हम कहते हैं कि फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट में क्या बोलते हैं, पॉजिटिव राइट है, निगेटिव राइट है ना, मोस्ट ऑफ देम आर पॉजिटिव राइट। सो अगेन यहां पर भी आप देख रहे हो कि सरकार को बोला जा रहा है कि आपको ये काम करना है ना, बेस्ड ऑन दीज 14 21 और 21A के तहत। सो दिस इज इंपॉर्टेंट है ना। यहां पर आप देखोगे, यहां पर ये लिखा है ना, फर्दर बाय रीडिंग आर्टिकल 21A अलॉन्ग विद राइट टू चिल्ड्रन है ना, ये जो एक्ट है 2009 का, कोर्ट अंडरस्कोर्ड दैट स्टेट्स पॉजिटिव ड्यूटी टू रिमूव फाइनेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैरियर्स दैट इंपीड एक्सेस टू एजुकेशन। तो स्टेट को मतलब जो सरकार है उसको निर्देश किया जा रहा है कि आप पॉजिटिव ड्यूटी की तरह इसको ले है ना, ताकि आप ये फाइनेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बैरियर है इसको हटाएं जो इंपीड कर रहा है एक्सेस टू एजुकेशन है ना। क्योंकि ये जो केस था ना, ये जो डॉक्टर जया ठाकुर ये केस लेके गई थी कि इन्होंने क्या बोला कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का जो डेटा है उसमें 23% बच्चे स्कूल से, लड़कियां स्कूल से एब्सेंस हो रही हैं, और वो एक ड्रॉप आउट क्राइसिस क्रिएट कर रहा है। और इसका रीजन क्या है, इज द सिस्टमिक फेलियर्स इन सैनिटरी प्रोडक्ट्स, जेंडर सेग्रीगेटेड टॉयलेट्स नहीं है, डिस्पोजल फैसिलिटीज नहीं है, डिस्पाइट बहुत सारी सरकारी स्कीम्स के बावजूद भी। तो भैया जब आप स्कीम्स चालू भी कर रहे हो और ये फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, ड्रॉप ना, NFHS 5 का डेटा जो है वो बता रहा है 25% लड़कियां ड्रॉप आउट हो रही हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन। बाकी रीजन तो आप छोड़ दो है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन जो सर्वे हुआ है वहां पर ये पता चला है 25%। तो शी अप्रोच्ड वेयर सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में फिर ये लैंडमार्क जजमेंट दिया गया। सो बेसिकली वी हैव सीन एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर थिंग है ना। तो यहाँ पर आर्टिकल्स याद रखेंगे, किस आर्टिकल के तहत क्या दिया गया है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब एक और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो भारत सरकार लेके आई है इन नॉर्थ ईस्ट है ना, दिस नॉर्थ ईस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्थ ईस्ट में कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चले, फर्स्ट टाइम हो, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सेंटर यहाँ पर लेके आइए क्या, इंडियाज फर्स्ट ना रेल रोड टनल अंडर ब्रह्मपुत्रा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसका जो लोकेशन आप देखोगे है ना, यहाँ पर मैं मैप में आपको लोकेशन दिखा देता हूँ है ना। यहाँ पर ये किस किस के बीच में, नुमालीगढ़ और घोपुर है ना। तो यहाँ पर नेशनल हाईवे 15 है, यहाँ पर घोपुर है, ठीक है, और यह नेशनल हाईवे 715 है ना। दिस इज व्हाट नुमालीगढ़। सो ये, और ये आपका देख रहे हो ब्रह्मपुत्रा है ना, दिस इज व्हाट ब्रेडेड चैनल। ब्रह्मपुत्रा इज व्हाट, ज्योग्राफी में पढ़ोगे आप, ब्रेडेड चैनल है ना। तो यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक रोड रेल टावर है ना, टनल जो बनाया जा रहा है, ठीक है। तो लोकेशन याद रखेंगे, बिटवीन नुमालीगढ़ एंड गोपुर, दोनों कहाँ है, असम में है। और ये फर्स्ट इन इंडिया है, सेकंड इन द वर्ल्ड है। इंडिया का पहला है ये रेल रोड टनल है, और सेकंड इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में पहला कौन सा है, कैन एनीवन टेल मी, एनीवन हैज एनी आइडिया, वर्ल्ड का पहला कौन सा है। इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ने वाला कोई टनल है। कहाँ, जर्मनी सुना है, जर्मनी में है कहीं, आई हैव रिटन समवेयर। यूके एंड फ्रांस को शायद वो कनेक्ट अभी तो वेस्ट बंगाल में भी हुआ था ना। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ इंडिया का पहला, नहीं वो अलग है, वो चीज अलग है, वो तो अंडरग्राउंड मेट्रो बोल रहे हो, याद आया, वो मेट्रो है, अंडरग्राउंड हाँ मेट्रो। वो इंडिया यूके एंड फ्रांस को कनेक्ट करने वाली कोई अंडरग्राउंड टनल है जो यूके फ्रांस नहीं है, जर्मनी और एक और है, मैंने लिखा था अभी कहीं, एक मिनट मुझे चेक कर लेता हूँ मैं अभी। जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड। चेक चेक कर लूंगा। एक सेकंड में बता रहा हूँ, हाँ लिख लेंगे है ना। सेकंड इन द वर्ल्ड, तो फर्स्ट कौन सा है, डेनमार्क, जर्मनी, ठीक है, FEH, MARN बेल्ट टनल है ना, दिस इज द फर्स्ट। और ये जो इंडिया में है ये फर्स्ट है ना, ये इंडिया का फर्स्ट है, और सेकंड है वर्ल्ड का। तो वर्ल्ड का फर्स्ट कौन सा है, ये डेनमार्क जर्मनी वाला जो टनल है, ठीक है। दिस इज डन आई गेस। अब यहाँ पर याद रखेंगे ये हाईवे है ना, NH15 NH715, तो ये किधर से जोड़ रहा है, गोहपुर है ना, और NH713 है ना, इसको कनेक्ट करेगा, इट इज इन नुमालीगढ़, ठीक है। तो इसको कनेक्ट करेगा है ना, और जो ट्रैवल टाइम रिड्यूस हो जाएगा कितना, लगभग मेरे ख्याल से 30 मिनट के आसपास है ना। हाँ देखो, नहीं सॉरी, 34 किलोमीटर, 240 किलोमीटर का डिस्टेंस 34 किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट। देन अब ये एक चीज कंफ्यूजन वाला और हो जाता है यहाँ पर कि इंदस रिवर ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है ना। जनरली इंदस रिवर आप जम्मू कश्मीर का टिक कराओगे, लेकिन यहाँ पर देखो आप है ना, दिस इज इनॉग्रेटेड इन लेह। तो अब अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं, जो इंदस का रिवर बैंक है उसके इर्द गिर्द जो बफर जोन है ना, ये जो बफर जोन है
यहाँ पर जो डेजर्ट का एरिया है ना, बिकॉज लेह लद्दाख इज व्हाट, कोल्ड डेजर्ट है ना, कोल्ड डेजर्ट का जो एरिया, यहाँ पर क्या ग्रीन बफर क्रिएट करना है ना। यहाँ पर ग्रीन बफर क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या इंडिजिनस स्पीसीज किसके, ओलिस्टर, सी बुकथॉर्न है ना, इंडियन विलो, ब्लैक पॉपुलर, अब इन सब के जो भी इस पर्टिकुलर लैंडस्केप में लाइक फ्लरिश कर सकते हैं, उस टाइप का इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन यहाँ पर किया जाता है। तो इसका नाम क्या रखा गया है, इंडस रिवर ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ये याद रखेंगे कहाँ पर लॉन्च किया गया है, लेह लद्दाख है ना, लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया है। दिस इज another important news, for the first time in a decade गुजरात saw the birth of a great Indian bustard। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का 10 साल के बाद गुजरात में जन्म हुआ है थ्रू दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है ना, ये जो अपना फर्टिलाइजेशन की टेक्नोलॉजी है, जम्प स्टार्ट मेथड है ना। सो दिस इज कंट्रीज फर्स्ट बर्थ ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ना। तो ये GIB क्या किस कैटेगरी में आता है, इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ना, CR जो अपना रेड लिस्ट है IUCN का, उसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसका जो कुल मिला के पॉपुलेशन है ना, ये कितना पॉपुलेशन, लगभग 150 के आसपास पॉपुलेशन इसका बचा हुआ है पूरे देश में, और इसका मैक्सिमम जो है ना वो कहाँ पर है, राजस्थान में है, और बाकी जो 3-4 हैं वो यहाँ पर है गुजरात में। तो यहाँ पर लिखा भी होगा, आप लोग देखोगे कि बस तीन ही बचे थे गुजरात में, और सारे के सारे क्या थे, फीमेल थे। तो यहाँ पर जंप स्टार्ट मेथड से मतलब एक चीज वहां से लाई गई है ना, ये कैन रीड दिस। After trans-state conservation effort that involved an arduous 7 kilometer journey across a halt-free corridor, transport 15 days old fertile egg from Sam in Rajasthan's Jaisalmer districts to Nalia in Gujarat Kutch district। तो मतलब वहां से फर्टाइल एग को लेके आया गया, फिर यहाँ पर हैच कराया गया उस तरीके से जंप स्टार्ट मेथड को यूज करके। तो ये याद रखेंगे, बस ये इसके बारे में पूछेगा कहाँ पर है ना, और क्या क्या इसका स्टेटस है। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस है, जो मैक्सिमम है ना पूरे देश में लगभग 150 के आसपास हैं, उसके अलावा जो भी 3-4 थे वो कहाँ है, गुजरात में। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब यहाँ पर है ना नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ये किसके अंडर आती है ना, अगेन वो जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट देखा था हमने, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, उसके अंडर ये नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी आती है। इसने क्या किया, एक्सपर्ट कमेटी का फॉर्मेशन किया है ऑन इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है ना। तो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज के लिए स्पेसिफिक कमेटी का गठन किया गया है, टेकिंग द सुमोटो नोटिस बाय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ना। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसका सुमोटो नोटिस लिया और NGT को, ये NBA को ऑथराइज किया टू फॉर्म अ कमेटी ऑन दिस। और कमेटी के हेड कौन है, धनंजय मोहन, जस्ट रिमेंबर द नेम है ना, सिंपल है, किसने कंस्टिट्यूट किया और इसके जो हेड है वो कौन है। इन्वेजिव स्पीसीज से रिलेटेड है ना, अगर आप देखोगे UPSC में भी क्वेश्चंस आते हैं, BPSC के इंटरव्यू में भी, अभी जब ये न्यूज थी ना, ये फरवरी की न्यूज है, आप लोग देखोगे तो बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे थे इन द इंटरव्यूज ऑल्सो। तो यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट का एक और डिसीजन आया, इट हैज डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट इन्वेसिव स्पीसीज सिम्माई करूवेलम है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। UPSC 2016 में शायद ये पूछा गया था ना, 2016 या 17 में आप चेक करोगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये प्रोस्पोरिस जूलीफोरा ये क्या है ना। तो सिम्माई करूवेलम, इसी का नाम जो है वो क्या है, प्रोस्पिस जूलीफोरा है ना, कहाँ है, तमिलनाडु में। तो दिस इज एन इन्वेजिव स्पीसीज ना, सो जस्ट रिमेंबर दिस नेम ऑल्सो, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ना। यहाँ पर देखोगे आप प्रोजेक्ट ही ऑर्डर कर दिया ना, एक अलग से एक प्रोजेक्ट मद्रास हाईकोर्ट ने निकाल दिया है टू इराडिकेट दिस पर्टिकुलर स्पीसीज फ्रॉम तमिलनाडु है ना, और जज को भी अपॉइंट कर दिया है स्पेशल कमिटी टू सुपरवाइज द एक्शन फॉर दिस इराडिकेशन। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। आंध्र प्रदेश में क्या है, इंडिया का फर्स्ट ग्रीन अमोनिया कॉम्प्लेक्स कहाँ खुल रहा है, काकीनाडा है ना, जस्ट रिमेंबर दिस काकीनाडा लोकेशन। ये ग्रीन अमोनिया होता क्या है, कोई बताएगा कि ग्रीन अमोनिया का क्या मतलब है अल्टीमेटली, व्हाट इज ग्रीन अमोनिया। सर प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया में जब लाइक जो वेस्ट जो भी निकल रहे हैं सर गैसेस, उसको अगर हम प्रॉपरली ग्रीन से कन्वर्ट करते लाइक उल्टा बोल रहे एंड प्रोडक्ट नहीं, स्टार्टिंग जब हम जो चीज बनाने के लिए जा रहे हैं, लेट्स से अमोनिया बना रहे हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, अगर हम उसको ग्रीन टेक्नोलॉजी से लेके आए है ना, तो उसको ग्रीन अमोनिया कहेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी इसमें यूज हाँ करने एग्जैक्टली है ना, जो भी अगर हम किसी चीज के प्रोडक्शन में रिन्यूएबल एनर्जी का यूज कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, ग्रीन है ना। अमोनिया का प्रोडक्शन कर रहे हैं है ना, बाय प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, बाय प्रोडक्ट अमोनिया बनाते समय बाय प्रोडक्ट कैसे एलिमिनेट कर दोगे है ना, जो उसका नेचुरल प्रोसेस है, जो भी उसका केमिकल रिएक्शन है वो तो हो गई, बट अगर हम जो भी एनर्जी कंज्यूम हो रही है उस अमोनिया को बनाने में है ना, अगर हम उसको ग्रीन एनर्जी से या रिन्यूएबल एनर्जी से डिराइव कर रहे हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज ग्रीन है ना।
तो ग्रीन अमोनिया के लिए पहला प्लांट कहाँ बनाया गया है? काकीनाडा में। और सिमिलरली है ना, एक और जो हमारा ग्रीन हाइड्रोजन हब है ना, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस ग्रीन यूरिया प्लांट जो बनाया जा रहा है, और वो कहाँ पर बनाया जा रहा है? पुदीमादका ग्रीन हाइड्रोजन हब। ये भी कहाँ है? आंध्रा में है। ठीक है, तो ये आंध्रा में है, और ये कहाँ है? वाइजैग है ना, वाइजैग के पास है, विशाखापट्टनम। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। यहाँ से ग्रीन अमोनिया बनेगा, वो यहाँ जाएगा, और यहाँ पर ग्रीन अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके हम क्या बना लेंगे? ग्रीन यूरिया है ना। तो ग्रीन यूरिया का मतलब क्या है कि कोई एंड प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। ग्रीन यूरिया बनाने में जो भी रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं पीछे से क्या यूज हो रहा है? ये ग्रीन अमोनिया यूज होगा या अमोनिया यूज होगा। अब ये अमोनिया को ग्रीन अमोनिया क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो अमोनिया बना है वो भी किससे बना है? रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस को यूज करके। सो ये दो चीज याद रखेंगे। दोनों कहाँ है? आंध्रा में। इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस ग्रीन यूरिया प्लांट है ना, और ये जो हाइड्रोजन हब है, ग्रीन हाइड्रोजन हब है, ये भी कहाँ है? वाइजैग में। सो दीज टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। यहाँ पर लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग था क्या कि गोवा सेकंड स्टेट बन गया है आफ्टर केरला टू पब्लिश अ कंप्रिहेंसिव स्टेट लेवल बर्ड एटलस है ना। सो दिस इज वन लाइनर, बहुत कम चांसेस है इसको पूछे जाने के, बट स्टिल सेकंड है, और समथिंग रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी वी हैव कवर्ड। सो आज की क्लास में हमने जो भी कवर किया है, होपफुली यू विल गेट वन और टू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्लास है ना। स्पेशली ये जो हमने ऊपर ये सब डिस्कस किया स्पेसिफिक टू सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और यहाँ जो मिलिटराइजेशन वाला इन ऑपरेशन तिरंगा, आई गेस की बहुत इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन ये लोगों को हवा नहीं लगेगी अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे तो। बिकॉज यहाँ पर तिरंगा का मतलब आप सीधे मिलिट्री एक्सरसाइज से जोड़ दोगे, बट ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। जैसे हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, फर्स्ट क्लास IR में, देयर वाज वन ऑपरेशन ऑफ NATO, इट वाज फॉर ग्रीनलैंड। एनी डाउट टुडे? है ना, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है? प्लीज आस्क। यस सर। सर शिवम है। हाँ शिवम, पूछो। सर आपने जो बताया था अभी कि गुजरात टू बिकम सेकेंड स्टेट हाँ, फॉर यूसीसी, राइट? क्या चीज़ के लिए? UCC, हाँ 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 सर तो उसके लिए जो आपने नाम बताया है रचना प्रकाश का, सर ये हाँ नाम मेरे सामने 3 बार आया है। 8 पे लेवल कमीशन के लिए भी यही चेयरपर्सन है, देन उसके हाँ हाँ, सही है सही है सही डिलिमिटेशन है, सही है। कमीशन के लिए यही बिल्कुल सर, यही हाँ सेम हाँ हाँ पर्सन। हाँ हाँ हाँ, सेम पर्सन है। शी इज वेरी फेमस पर्सन, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज है। वो ठीक से नेट पे मिल नहीं रहा था। हाँ नहीं, वो बहुत सारी कमिटीज में है ना, जस्टिस रंजना प्रकाश है ना, ओके सर। बहुत सारी कमिटीज में है वो। एनीवन एल्स, कोई डाउट आज की क्लास सर का? सर ग्रीन अमोनिया जो बता रहे थे, तो हम बोल रहे थे कि सर जो जैसे भी जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो गैसेस है ना, जो इमिट होता है, तो हम्म उसके लिए हम जो कार्बन सिंक बनाते हैं या इंडस्ट्री जो सेटअप की है वो बनाती है, हम्म तो वो सर करेक्ट नहीं है डेफिनेशन में। हम्म। मैं नहीं पूछ नहीं रहा हूँ सर, नहीं वो नहीं डेफिनेशन नहीं करेक्ट नहीं, नहीं वो डेफिनेशन एंड प्रोडक्ट नहीं देखते ना। देखो ग्रीन अमोनिया का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है? ग्रीन अमोनिया इज अ सस्टेनेबल नियर जीरो कार्बन वर्जन ऑफ कमर्शियल कन्वेंशनल अमोनिया। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय कंबाइनिंग नाइट्रोजन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एयर है ना, विद ग्रीन है। हाइड्रोजन है ना। और ग्रीन हाइड्रोजन यस सर। कैसे बन रहा है? क्रिएटेड यूजिंग वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस पावर्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी। सर कुछ दिन पहले हिंदू में ग्रीन स्टील की भी बात हुई थी, हम्म। तो एक उसके बारे में ट्यूटोरियल था जिसमें आप ट्रैक भी करेंगे उसको बारकोड से और उसके प्रोडक्शन में, तो इसीलिए मुझे लगा कि सिमिलर है क्या, नहीं तो वो क्योंकि तो ये टर्मिनोलॉजी वो सेम थी। तो हाँ नहीं, वो तो ग्रीन स्टील जैसे है ना, तो वो तो सरकार या जो भी कंपनी है वो उसको नोटिफाई करेगी कि भाई ये ग्रीन स्टील है। अब वो एक्सपोर्ट करेंगे है ना, जो अगर यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हो तो वहां भी उनका लॉ है ना, कार्बन यस बॉर्डर सर। एडजस्टमेंट यस सर। मैकेनिज्म, यस सर। CBAM है ना। तो यस सर। अब उनके पास वो रिकॉर्ड होने के लिए वो चीज ट्रैक करेंगे कि भी कितना परसेंट है इसमें, कितना परसेंट रिन्यूएबल एनर्जी यूज हुआ, तो वो अंदर का उनका सिस्टम है। बट ओवरऑल जब हम ग्रीन ग्रीन बात करेंगे तो मतलब जो भी एनर्जी यूज हो रही है उसको, या जो भी इसका जो प्राइमरी रिसोर्स है, दैट इज कमिंग थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी। ओके सर। या ओके सर। ठीक है एवरीवन, एनी अदर डाउट? किसी और को कोई डाउट?